So we'll be revising staffing in one short video. So what do we mean by the word staffing? Staffing is ultimately putting the right person on right job. So we have to follow a procedure. We have to first do recruitment. We have to invite the applications of the prospective candidates who would like to apply for the vacant job. Then we have to take interview of those people. We have to conduct some test. We have to then offer them the job to the most suitable candidate. And then we have to introduce the new candidate with the existing candidate in the organization, that is orientation. And then we have to set a compensation plan for the employee. We have to plan his or her retirement planning as well. And then what will be the criteria of the performance appraisal so that we can promote him when the time will come. So all these things are part of staffing. So to keep it better, it is the management of the humans in your organization. The correct word is to say human resource management. जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जो एसेट है, ऐसा जो सुबह कंपनी आएगा शाम को अपने घर जाएगा, वो है ह्यूमन बीइंग. बाकी मशीन वहीं पड़ी रहेगी कंपनी में, फर्नीचर वहीं रहेगा, बिल्डिंग वहीं रहेगी, but human being is that asset which will go back to the home when the work is completed. And the most important, undoubtedly, the asset in your organization is human being. तो हमें स्पेशलाइजेशन का अगर बेनिफिट लेना है तो वी हैव टू एंश्योर द राइट पर्सन शुड बी ऑन द राइट पोजीशन अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड स्पेशलाइजेशन. में ट्रेनिंग भी देनी है, उनकी डेवलपमेंट भी करनी है ताकि वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक काम कर पाए. दीज ऑल थिंग्स आर पार्ट ऑफ स्टाफिंग. मेनली वैसे स्टाफिंग पता है क्या होता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. मेन स्टाफिंग यही होती है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग. तो ये जो मैं सब बातें बोल रहा हूँ, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड ऑल, ये सब ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है. तो वो स्टाफिंग की एक एवोल्यूशन वाली एक एडवांस्ड स्टेज हो जाती है. कुछ टॉपिक ना मैंने स्लाइड में डाले हुए हैं बट वो चैप्टर में आपके इस साल है नहीं, तो वो टॉपिक्स में मैं फोकस करूंगा नहीं. वी विल ओनली बी डिस्कसिंग दोज टॉपिक्स जो फिलहाल 2025 वाले एग्जामिनेशन के सिलेबस में पूछे जाएंगे. सो सबसे पहले तो मीनिंग, जैसे कि मैंने बताया, हायर करो एलिजिबल कैंडिडेट्स को, सूटेबल कैंडिडेट्स को, कंपेटिटिव एम्प्लॉयज़ को जो आपको बेनिफिट्स दे पाए अपने एक्सपीरियंस के, अपने स्पेशलाइजेशन के, ताकि लॉन्ग टर्म में मतलब अल्टीमेटली आपको एफिशिएंसी के रिजल्ट्स पॉजिटिवली मिले. बिकॉज अगर आपके एम्प्लॉयज़ स्पेशलाइज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ेंगे, उनको क्लैरिटी नहीं रहेगी एंड अल्टीमेटली आप उनको सेटल होने के लिए फिर कितना ही टाइम दे दोगे, हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीने, उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा. इसीलिए बहुत रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जाके एक ऐसे कैंडिडेट को जॉब ऑफर करो जो आपको लगे कि हाँ, ही इज़ द वन और शी इज़ द वन हु सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन. और इंडिया में तो वैसे ही लेबर बहुत एक्स्ट्रा सप्लाई में एज कम्पेयर टू दी डिमांड दैट कंपनीज हैव. तो अल्टीमेटली यू हैव अ वेरी बिग पूल ऑफ एप्लीकेंट्स. बेटा एक जॉब के लिए मोर देन 1000 लोग अप्लाई करके बैठ जाते हैं, तो उनमें से ना स्क्रीनिंग करनी पड़ती है. जो इनएलिजिबल है, जो जॉब के लिए मतलब एलिजिबल है नहीं, उनको पहले फिल्टर आउट करा जाता है, निकाला जाता है फॉर्म उनका, और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है एलिजिबल वालों को. उसके बाद उनके टेस्ट भी हो जाता है कि कुछ लोग पहले ही उसमें से एलिमिनेट हो जाए, तो तब जाके हम मोस्ट सूटेबल को पिक करते हैं करेक्ट पोजीशन के लिए. तो ये सब स्टाफिंग का पार्ट है. फिर आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? स्टाफिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बेटा जब आप सही पर्सन को सही जॉब पे लगाओगे तो क्या उसको अपना काम करके सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी? एक बंदा जो MBA करके आया मार्केटिंग में, आप उसको मार्केटिंग रिलेटेड जॉब दो, उसको कितना मजा आएगा जॉब करने में. आप एक बंदा जो MBA फाइनेंस में करके आया है या फिर अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, कोई कोर्स करके आया है, आप उसको फाइनेंस से रिलेटेड जॉब दो, उसको कितना मतलब सेटिस्फेक्शन मिलेगी जॉब में. सो राइट पर्सन और राइट जॉब लगाने से जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है, नंबर 1. नंबर 2, ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्स. लोगों का सही यूज करने के लिए उनकी स्पेशलाइजेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनकी ट्रेनिंग के हिसाब से उनको काम ऑफर करा जाना चाहिए. नंबर 3, राइट पर्सन और राइट जॉब मिल पाता है स्टाफिंग फॉलो करके. फिर बेटा मैं बोलूंगा कॉम्पिटिटिव स्टाफ आपको मिलता है. जो स्टाफ बाकी कंपनीज में काम कर रहा है वो भी आपकी टक्कर का ही है, आपको भी टक्कर के लोग चाहिए, तो उसके लिए आपको सिलेक्शन, ट्रेनिंग वगैरह सब अपने स्टाफ ही करनी पड़ेगी. नंबर 5 बेटा इसमें बोलेंगे हम अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयज आपके काम कर रहे हैं, अगर आप उनको टाइम टू टाइम प्रमोट करो, अगर आप टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग दो, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सर्वाइवल आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन का बढ़िया रहेगा और स्टेबल रहेंगे एम्प्लॉयज. भाई अगर उनको कंपनी में ग्रोथ दिखेगी कि कंपनी में हमारे लिए ट्रेनिंग रेगुलर होती है, डेवलपमेंट हमारी चल रही है, हमें टाइमली पेमेंट मिल जाती है, तो जो हेनरी फ्यूल जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल, वो आपकी कंपनी में ऑटोमेटिकली फॉलो होता रहेगा. तो ये चलिए याद करते हैं. सबसे पहले मैं बोलूंगा जॉब सेटिस्फेक्शन. फिर बेटा मैं इसमें बोलूंगा आपको राइट पर्सन ऑन राइट जॉब. फिर बेटा मैं बोलूंगा ऑप्टिमम यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज. फिर बेटा मैं आपके लिए इसमें बोलूंगा इसमें बेटा एक और आपका कॉम्पिटेंट पर्सोनेल आपका आ जाता है. फिर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. इसको हम याद कैसे करेंगे? एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ जिससे आप
इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग को याद कर सकते हैं क्योंकि इसके बुलेट पॉइंट्स नहीं है, सो दैट्स बच्चों को दिक्कत होती है स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस को याद रखने के लिए। सो हम इसको याद रख लेते हैं विद अ वेरी इंटरेस्टिंग सी शॉर्ट फॉर्म जेरॉक्स। ठीक है बेटा, जेरोक्स कंपनी का आप लोगों ने नेम सुना होगा, पहली कंपनी जिसने फोटोस्टेट की मशीन इंट्रोड्यूस करी थी और तब से लोग बोलते हैं जेरोक्स कॉपी करा लो। वो कंपनी इतनी पॉपुलर हो गई कि लोगों ने बोलने शुरू कर दिया फोटोकॉपी का सिनोनिम जेरोक्स हो रहा है, जबकि तो वो थोड़ा सा उससे मिलता जुलता एक वर्ड हो गया जेरोक्स। जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी सही पर्सन को सही जॉब पे लगाने से, राइट पर्सन ऑन राइट जॉब याद रख लीजिए, ऑप्टिमम यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स याद कर लीजिए, कॉम्पिटेंट स्टाफ आता है, ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने में आसानी रहेगी और एम्प्लॉय स्टेबल रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए टिके हुए रहेंगे अगर उनको कंपनी में ग्रोथ नजर आती है तो ये रीजन है कि स्टाफिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। सही पर्सन को सही जगह पे काम दो ताकि उसका काम में मन लगा रहे, उसको कंपनी में ग्रोथ नजर आए और लोगों का आप ऑप्टिमम यूज कर पाओ। आगे चल सकते हैं, आसान है स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस। चलिए जी आगे चलिए, चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटा भी है ज़्यादा बड़ा नहीं है। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बेटा जी जब एक कंपनी का साइज छोटा होता है, नई नई कंपनी शुरू हुई है, स्टार्टअप है, तो क्या वहां पर एचआर डिपार्टमेंट अलग से होगा या फिर जो वहां पे सेल्स प्रोडक्शन मैनेजर होगा उन्हीं को अपने डिपार्टमेंट में वैकेंसीज को फिल करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी? सेल्स मैनेजर बताएगा मुझे कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजर बताएगा मुझे कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस मैनेजर बताएगा कि मैं अकेले हैंडल कर लूंगा या फिर मुझे कुछ स्टाफ की रिक्वायरमेंट। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में द फंक्शन हैज टू बी परफॉर्म्ड बाय द हेड हिमसेल्फ, बट व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, when it becomes larger in size, then there is a need for a separate department called as human resource department, where we have all the recruitment selection training planned under that particular department. आजकल तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां विद इन एचआर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग सारे डिपार्टमेंट्स भी वो अलग अलग कर देते हैं। एचआर डिपार्टमेंट हो गया, उसके पार्ट्स हो गए कि रिक्रूटमेंट कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, सिलेक्शन कौन करेंगे, ट्रेनिंग कौन करेंगे। इससे उनके ना कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, इंटरेस्ट में क्लैश नहीं होते और स्पेशलाइजेशन का आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर कंपनी के पास रिसोर्सेज है तो कैंडिडेट जो आप लेकर आओगे वो तो अनबीटेबल रहेंगे और आपको उसके रिजल्ट लॉन्ग टर्म में बहुत सही मिलेंगे। इससे बेनिफिट ये मिलता है राइट पर्सन राइट जॉब पर भी आता है और कंपनी के काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है तो स्टाफिंग उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में एचआर डिपार्टमेंट सेपरेट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल इश्यूज। एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज इट इंट्रोड्यूसेस अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड एज एचआर डिपार्टमेंट। आइए आगे बात करते हैं। बेटा जी ड्यूटीज ऑफ एचआर मैनेजर क्या है? जी एचआर मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग और भी होती हैं। क्या क्या होती हैं? रिक्रूटमेंट, जो जॉब की वैकेंसी है उसके लिए इनवाइट करो एप्लीकेशंस ताकि मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को फिर हम आफ्टर दी सिलेक्शन सेलेक्ट कर पाए। जॉब को एनालाइज करना कि जब कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो समझाना पड़ेगा भाई तेरा काम होगा क्या कंपनी में, तो जॉब प्रोफाइल क्रिएट करने का काम भी एचआर मैनेजर का ही रहेगा। फिर डेवलप करना कंपनसेशन इंसेंटिव, अब हर लेवल की कंपनसेशन अलग होती है तो पूरा प्लान कंपनसेशन का एचआर मैनेजर ही प्लान करेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज किस तरीके से करी जाएगी, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब। अब हर काम की ट्रेनिंग सेम तरीके से नहीं दी जा सकती, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वर्क ट्रेनिंग प्लान करनी होती है तो वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इन्हें जरूरी नहीं है हर चीज का एक्सपीरियंस हो, तो जिस भी डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग होगी उनके हेड के साथ बैठ के ये ट्रेनिंग का पूरा प्लान लेआउट रेडी कर सकते हैं। मेंटेनिंग लेबर रिलेशन, वर्कर की समस्याओं का समाधान भी इन्हीं को निकालना है। कोई भी वर्कर अगर अनसेटिस्फाइड है किसी भी कल्चर से तो वो आके एचआर मैनेजर से बात करेगा और ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब ये कहना है कि सुपरवाइजर का भी काम कर रहे हैं सुपरविजन रखने का। और अल्टीमेटली प्रमोशन किस एम्प्लॉय को करना है, किस एम्प्लॉय को डिसकंटिन्यू करवाना है क्योंकि उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं कंपनी में काम करने के बाद, इवन आफ्टर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम, तो वो सब इनके हाथ में है। तो मतलब ये जो एचआर मैनेजर होता है ना, सारे एम्प्लॉइज इनको इंप्रेस करने के पीछे पड़े रहेंगे क्योंकि अल्टीमेट प्रमोशन, अल्टीमेट इंसेंटिव, अल्टीमेट बोनस इनके हैंड्स में रहता है। हैंडलिंग ग्रीवेंसेज एंड कंप्लेंट्स, वही मैंने कहा शिकायत वगैरह किसी एम्प्लॉय की रहेगी तो वो आके इनके पास आएंगे और ये फिर उसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, डिस्प्यूट को। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, बेटा कंपलसरी है कि आप अपने स्टाफ के लिए कि प्रोविडेंट फंड खुलवाओ और उसमें हर महीने कुछ पैसे उनका जमा करवाओ ताकि रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ अमाउंट गारंटेड मिले। तो ये कंपलसरी है, कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि आपकी कंपनी अगर फॉर्मल है रजिस्टर्ड है तो आपको अपने स्टाफ का प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाना है सो दैट रिटायरमेंट पे आप उनको सिक्योरिटी दे पाओ, खाली हाथ वो ना रहे।
डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स, काफ़ी बार क्या होता है लोग डिफेम कर देते हैं कंपनी को, या फिर एम्प्लॉइज बोलते हैं हमारी सैलरीज अनफेयर है, तो उस टाइम पर इनको आगे बढ़कर बोलना है कि जो भी हो रहा है वो फेयरली हो रहा है, एंड वी आर डूइंग अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। आने वाले टाइम में कोई और एक्ट आ गया तो बाद में बात करेंगे, बट अभी फिलहाल जो लेटेस्ट एक्ट है 2013 उसके अकॉर्डिंगली सारे उनको रूल्स फॉलो करने हैं कि कितनी मिनिमम वेजेस है, कितनी मिनिमम सैलरीज है, उससे कम ये ऑफर ना करें। तो इसी चीज़ के लिए कंपनी ने इनको रखा है। So these are the duties which human resource manager और human resource department you can say has to follow, and इसी के लिए इनको हायर कंपनी में करा जाता है। फिर जी एवोल्यूशन कट हो चुका है, नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, नॉट टू बी डन फॉर 25 एग्जामिनेशन। स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है, एक HR मैनेजर सबसे पहले तो क्या करेगा बेटा, वो ज़रा एस्टिमेट करेगा कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है और कितने लोग ऑलरेडी कंपनी में हायर करे जा चुके हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, आई एम नॉट श्योर आप लोगों को वो याद है या नहीं। छोटी कंपनीज में HR मैनेजर प्रायोरिटी नहीं होती है स्टार्टअप के ओनर्स की। HR डिपार्टमेंट क्रिएट करा जाता है जब कंपनी का साइज ओवर द टाइम इंक्रीज हो जाता है, जब हमें स्टाफ ज़्यादा चाहिए होता है, कॉम्पिटेंट चाहिए होता है, तब HR मैनेजर कंपनी में इंट्रोड्यूस करा जाता है। अब वो आके सबसे पहला काम क्या करेगा, वो पहले तो ये देखेंगे कि कितनी लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एक्टिविटीज़ अभी लोगों को बर्डन के दे रखी है, और क्या क्या काम डिवाइड करने की ज़रूरत है, और कौन कौन सी नई वैकेंसीज हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है। मतलब एक वो एनालाइज करेगा वर्क फोर्स, कितनी फोर्स अवेलेबल है, और एक वो एनालाइज करेगा वर्क लोड, कितने लोगों की एक्चुअली ज़रूरत है। अब अगर मैं बेसिक से एग्जाम्पल लूँ कि ज़रूरत है 100 लोगों की और काम कर रहे हैं खाली मान लो 80 लोग, तो जो 80 लोग काम कर रहे हैं ना, वो जो बाकी बचे हुए 20 लोगों की भी जगह खाली है, उनका भी काम उनमें से उन 80 लोगों में ही आ रहा होगा। मान लो कि मार्केटिंग का काम सेल्स वाला बेचारा कर रहा है, अकाउंटिंग का काम फाइनेंस वाला कर रहा है, IT का काम R&D वाला कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो कहीं ना कहीं जो काम थोड़े बहुत सिमिलर है उनको ग्रुप कर रखा है, एंड एज अ रिजल्ट एफिशिएंसी मेंटेन नहीं हो पा रही। तो व्हाट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द HR मैनेजर, कि ये जो ड्यूटीज हैं, ये जो डिवाइड हो जानी चाहिए, जो डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, वो ये करेगा, नई पोजीशन क्रिएट करेगा, या फिर जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है जो खाली है उनके लिए डिसाइड करेगा कि कैसे हम इन्विटेशंस लेकर आए जॉब के लिए, तो उसको बोलेंगे रिक्रूटमेंट। तो दो एनालिसिस के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। जो पहला स्टेप था एस्टिमेटिंग मैन पावर में वर्कलोड एंड वर्क फोर्स। वर्कलोड क्या होता है, एस्टिमेटिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कितने लोग चाहिए और किस डिग्री के, किस स्पेशलाइजेशन के, किस टाइप के चाहिए, उसको बोलते हैं वर्क लोड, लोड कितने लोगों का है। और दूसरा होता है वर्क फोर्स, फोर्स कितनी अवेलेबल है, द एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल एंड टाइप अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज सेट टू बी वर्क फोर्स। उसको जा जाके नहीं पता करना कि अच्छा आप काम कर रहे हो, नहीं, रिकॉर्ड खोल के देख लेगा डेटाबेस में जरूरत कितने लोगों की है, कितने लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, और कितनी जॉब्स और क्रिएट करी जानी जरूरी है जो कि बाकी लोगों को बर्डन मिल रहा है, उन पे काम डबल हो रहा है। उसमें कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि आप एक बंदे को 3-3 टास्क, 4-4 टास्क से बर्डन अप कर रहे हो, एंड हेनरी फ्यूल सेड वर्क शुड बी डिवाइडेड टू गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो वर्क फोर्स एनालिसिस और वर्कलोड स्टेज नंबर 1 पे होगा, स्टाफिंग की HR मैनेजर परफॉर्म करेगा। सेकंड काम, जो खाली पोजीशंस हैं उनके लिए एडवर्टीजमेंट दो, जाके कॉलेज में इंटरव्यू लो, या फिर किसी TV चैनल पे आप या न्यूज़ चैनल पे आप इंफॉर्मेशन डालो कि यहाँ वैकेंसी है, आप वेब पब्लिशिंग करो। बहुत तरीके हैं लोगों को इन्फॉर्म करने की कंपनी में वैकेंसी है। अगर पुराने रिकॉर्ड्स हैं, कभी किसी ने अप्लाई कर रखा था, रजिस्टर खोल के डेटा चेक कर लो, किसी ऐसी एजेंसी को अप्रोच करो जो कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करते हैं जॉब्स के लिए जो ढूंढ रहे हैं। तो बहुत तरीके हैं रिक्रूटमेंट के। तो ये एक्सटर्नल जो मैंने बोले वो एक्सटर्नल है। अगर मान लो कि इंटरनली ही काम हो जाएगा ट्रांसफर प्रमोशन से, तो वो भी एक तरीका है रिक्रूटमेंट का, कि मान लो असिस्टेंट को हम मैनेजर बना सकते हैं और अभी हमें असिस्टेंट की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, तो अल्टीमेटली वहाँ रिक्रूटमेंट भी काम कर, मतलब वो एक पॉसिबल कैंडिडेट बन सकता है। What I'm trying to say, तो recruitment is inviting application for a vacant position and creating a pool of applicants, मतलब applications का pool बना दो ताकि आप उसमें फिल्टर आउट कर पाओ कि मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट कौन है। फिर आप करोगे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो स्टाफिंग में HR मैनेजर करता है, वो है सिलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से आप मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करोगे। अब इससे आपको दो फायदे मिलेंगे। पहला फायदा आपको ये मिलेगा कि आप जो भी स्टाफ इतने सारे लोगों में सिलेक्ट होकर एक आ रहा है वो बहुत कॉम्पिटेंट होगा, बहुत स्किलफुल होगा, बहुत कैलिबर वाला होगा। दूसरा फायदा जो आपको ये मिलेगा वो बहुत मोटिवेशन के साथ आएगा, उसका बहुत ज्यादा मोरल बढ़ जाएगा, इतने लोगों में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसको एक बूस्ट मिलेगा कि मैं ऐसे आया गया नहीं हूं कि मैं जा रहा था कंपनी ने मेरे को हायर कर लिया,
मैं 50 राउंड के बाद जाके, इतने राउंड तो खैर नहीं होंगे, मतलब मान लो 50-100 लोगों में जाकर मेरा सिलेक्शन हुआ, तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर ये बात होगी जो बाकी कैंडिडेट्स में नहीं होगी, देन ओनली आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस वैकेंसी. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. बहुत डिटेल में आपके सिलेबस में 12वीं क्लास में हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग. स्टाफिंग के ये मेन 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, बाकी सब प्रोसेस में है, बट चैप्टर में ना डिटेल में उस सब के बारे में बात है नहीं. फिर बेटा जब सिलेक्शन हो गया, मैंने बताया कि बहुत तगड़ा आदमी आएगा इतने सिलेक्शन के बाद, जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, स्पेशलिस्ट हो, फिर उससे उसका सेल्फ एस्टीम बढ़े, उसकी प्रेस्टीज बढ़ेगी, भाई कितने लोगों में मैं आया हूँ. तो ये आपको फायदा मिलेगा इतने टेस्ट, इतने इंटरव्यू लेने के बाद. अब बंदा भी सिलेक्ट हो गया, अगला स्टेप क्या करना है, उसको प्लेस करो. प्लेस मतलब क्या, उसको जाके हाथ पकड़ के बिठाओगे आप, ले भैया तेरी प्लेस से जाके बैठ जा. नहीं, ये प्लेसमेंट नहीं होती कि चल तेरे को हमने प्लेस कर दिया. बेटा कोई वो प्रोडक्ट थोड़ी है शोकेस में आपने उसको प्लेस कर दिया. प्लेसमेंट का मतलब होता है पुटिंग राइट पर्सन ऑन राइट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में उसका नाम लिख दो कि ये प्रोडक्शन मैनेजर का हमारे नाम है. बेटा कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हो, कैबिन के बाहर डॉक्टर का नेम लिखा होता नहीं होता, तो वो उनकी प्लेसमेंट वहां पर हो रखी है नहीं हो रखी, ये डॉक्टर यहाँ पर प्लेस्ड है. सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्लेसमेंट, की आपने उसका कैबिन फिक्स कर दिया कि सर सेल्स मैनेजर आप हायर हुए, वेलकम टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका कैबिन है, आप यहाँ पर प्लेस है, दिस इज योर प्लेस. आप जो कंपनी का स्ट्रक्चर है, आप उस स्ट्रक्चर में उनका नाम लिख दो. आप कभी किसी कंपनी में जाओ तो वहां पर ना एम्प्लॉइज की फोटो के साथ उनकी डेजिग्नेशन लिखी होती है कि ये हमारे बॉस, ये उनके जूनियर्स, फिर ये उनके जूनियर्स, ये वर्कर्स एंड सो ऑन. सो दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज टू बी फिल्ड नाउ. तो फिल करो, जो खाली पोजीशन थी वो क्या हो गई है, फिल. जो वेकेंट पोजीशन थी वो अब फिल हो गई है, दैट इज द प्लेसमेंट, कि नाउ देयर इज नो वैकेंसी एनी लॉन्गर फॉर द पर्टिकुलर जॉब फॉर विच द एम्प्लॉय हैज बीन सिलेक्टेड. सेम प्रोसेस में ओरिएंटेशन, उसको कंपनी के एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा सा फेमिलियराइज करवाओ, उसको कल्चर समझाओ, उसको उसके सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स, कलीग के साथ जरा इंट्रोड्यूस कराओ. मतलब इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉय विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एंड द नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी के नॉर्म्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, क्या कंपनी का कल्चर है, कैसे कंपनी के मतलब बोनस कब डिक्लेयर करा जाता है, कब कौन से फेस्टिवल्स कंपनी में सेलिब्रेट करे जाते हैं, कब यहाँ स्पोर्ट्स डे होता है, कौन इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बॉस है, कौन इनके जूनियर है, कौन इनके कलीग है. ओरिएंटेशन. आप जब अभी 12वीं में हो, कॉलेज जाओगे ना बेटा, पहला दिन क्या होता है, ओरिएंटेशन. आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, सब्जेक्ट टीचर आके आपसे बातचीत करेंगे. और कुछ कॉलेज में क्या होता है, वो ग्राउंड में बिठा देंगे और सारे टीचर आके बातचीत करेंगे. मेरे कॉलेज में बेटा ये हुआ था. ठीक है, तो एक ओरिएंटेशन होती है कि इंडिविजुअली क्लास में आके टीचर बाय टीचर आपसे इंट्रोडक्शन लेंगे, आप लोग आपस में इंट्रोड्यूस होगे, तो वो थोड़ा बेटा महंगी बातचीत हो जाती है. और एक कॉमनली क्या होता है कि एक उन्होंने रख दी इंट्रोडक्टरी पार्टी, ओरिएंटेशन भी होगी और पार्टी भी होगी. उसमें बेटा वो आपको गर्म कोल्ड ड्रिंक और ठंडी पैटीज खिलाएंगे. फिर आगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बेटा हम बात करते हैं, हर एक एम्प्लॉय की ट्रेनिंग अलग तरीके से करी जाती है. कुछ होती है ऑन द जॉब, कुछ होती है ऑफ द जॉब. ऑन द जॉब होती है काम भी चल रहा है, ट्रेनिंग भी चल रही है. ऑफ द जॉब होता है कि पहले जाकर सीख कर आ, फिर जाके काम कर. तो वो प्लान करना पड़ता है एचआर मैनेजर को कि बंदा तो हमने हायर कर लिया है, अब कुछ टाइम के लिए क्या करवानी पड़ेगी इसकी, पहले ट्रेनिंग, वरना गलतियां करेगा. ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन का काम है तो गलती कर सकता है, तो पहले हिट एंड ट्रायल पे पहले सीख के आ जाए, फिर उसको हम परमानेंट जॉब ऑफर करें. मतलब ठीक है, मतलब जॉब तो ऑफर हो चुकी है, जॉब कर भी वो रहा है, पर एट सर्टेन पॉइंट ही शुड नो एग्जैक्टली व्हाट ही हैज टू डू. क्या स्कूल में, कॉलेज में आपको काम करना सिखाया जा रहा है कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है, या आपको कैसे डिजाइनिंग करनी है, वो सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग से समझ में आएगी कि आपको जिस कंपनी ने हायर करा है, वो जिस काम के लिए करा है, वो पर्टिकुलरली आपको कुछ टाइम वो काम सिखाएंगे प्रॉपर तरीके से अंडर अ मेंटोर. दूसरा काम इसमें डेवलपमेंट. आपको लगेगा शायद सुनने में सेम चीज़ है, बट ट्रेनिंग होती है एम्प्लॉय की एग्जिस्टिंग जो लर्निंग है ना, उसको और एक्सपैंड करना ताकि वो अपनी पोटेंशियल तक पहुंच पाए. दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, कि उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स में एडवांसमेंट करो ताकि वो अपनी पोटेंशियल को अनलीश कर पाए. दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रेनिंग. डेवलपमेंट होती है बेटा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय बाय गिविंग हिम न्यू चैलेंजेस, बाय गिविंग हिम दोज टास्क्स फॉर विच ही हैज नॉट बीन ट्रेन्ड फॉर. ठीक है, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर को बोल दिया गया कि अल्टीमेटली आप जाके अब मार्केट में जाके नेगोशिएट करके रॉ मटेरियल लेकर आओगे. हर बार प्रोडक्शन मैनेजर जाके लाते थे, तो इट्स अ डेवलपमेंट फॉर हिम कि वो कुछ नया काम करने जा रहे हैं. असिस्टेंट सेल्स मैनेजर को डील करने के लिए भेज दिया क्लाइंट से, उनको एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो उनकी डेवलपमेंट है. ट्रेनिंग हुई थी कि कैसे उनको अल्टीमेटली रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, कैसे उनको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, तो वो असिस्टेंट सेल्स मैनेजर अभी तक करता हुआ आ रहा था, जिसके लिए उनकी ट्रेनिंग भी हुई थी. अब आपने उनको बोल दिया जाके क्लाइंट से डील करके आओ, फॉर विच ही हैज नॉट बीन ट्रेन्ड फॉर, तो इससे उनकी क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट. एक दिन के लिए फाइनेंस मैनेजर छुट्टी पे चला गया, उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला कि आज आप रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लो, आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर टुडे, तो इससे उनकी क्या हो रही है,
डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट में ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी जॉब्स आप क्रिएट करते हो फॉर विच द एम्प्लॉय हैज नॉट बीन ट्रेन्ड बिफोर। इससे ना ही वो एक अच्छे मतलब एम्प्लॉय बनते हैं, बट ऐसे अच्छे इंसान नहीं बनते हैं, ताकि उनको समझ में आता है कि भाई काम सिर्फ ये नहीं है। इससे उनकी मतलब हायर पोजीशन के लिए प्रॉपर आप बोलो डेवलपमेंट होती है कि इन फ्यूचर अगर उनको हायर पोजीशन हमें ऑफर करनी है, सो दे नीड बोथ ट्रेनिंग एज वेल एज डेवलप, एंड दे आर अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। ट्रेनिंग डेवलपमेंट ये नहीं एक बार होगी चलो खत्म जिंदगी भर के लिए, भाई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, लीगल चेंजेस आएंगे, पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे, अकॉर्डिंगली इंप्लॉइज को काउंसलिंग देनी पड़ती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। फिर आ जाता है जी परफॉर्मेंस अप्रेजल। कुछ टाइम के बाद देखो कि बंदा कैसा कर रहा है, टेक पाएगा या नहीं टेक पाएगा, कैसे जो उसको टारगेट दिए थे वही अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। फिर अगर आपको लगे कि अप्रेजल क्या होता है, अप्रेजल इज बेसिकली इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। जो आपने स्टैंडर्ड उसको दिया था कि तेरे को इतनी सेल करनी है, इतने यूनिट्स तेरे को प्रोड्यूस करवाने हैं वर्कर से, इतना आपको बजट के अंदर काम करवाना है, इतने में आपको मार्केटिंग करनी है, तो जो भी पोजीशन के लिए वो हायर करा गया था वर्कर, तो आप उसको अप्रेज करो, जो आपने उसको स्टैंडर्ड दिया था उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आप उसको परफॉर्मेंस को कंपेयर करके देखो डेविएशन कितनी आ रही है। वो कर लेने के बाद अगर आपको लगे कि एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके प्रमोशन का क्राइटेरिया सेट कर दो कि इन फ्यूचर इफ यू विल कंटिन्यू टू डू दैट, very soon you will be getting promoted, and if you will perform on average, like let's say कि वो average perform कर रहा है, then it will take him years for getting promotion on the time period basis। भाई प्रमोशन दो होते हैं, टाइम और एक मेरिट। मेरिट होता है जो मेहनत से मिलेगा एक्स्ट्रा काम करके, टाइम होता है कि टाइम हो गया तो प्रमोशन मिल ही जाएगा। सो उसको ये क्राइटेरिया सेट करो कि प्रमोशन देखो हर एम्प्लॉय चाहता है, कोई भी एम्प्लॉय नहीं चाहता कि मैं जहां पर हूं मैं वहीं टिका रहूं जिंदगी भर। वो चाहेगा कि अच्छा परफॉर्म करूं, सैलरी बढ़े, मेरा स्टेटस बढ़े, डेजिग्नेशन बढ़े, और मैं भी कंपनी में कुछ कंट्रीब्यूट करूं इन लॉन्ग टाइम, क्योंकि टाइम जब हो जाता है एम्प्लॉय को, तो उसको प्रमोशन का पूरा क्राइटेरिया डिटेल में एक्सप्लेन करो। फिर उसकी करियर प्लानिंग उसमें ही आ जाएगी कि कैसे कैसे आप उसकी प्रमोशन का क्राइटेरिया सेट करके रख रहे हो। फिर जब सब हो गया, फिर जब उसकी ट्रेनिंग खत्म, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल हो चुकी है, अल्टीमेटली उसके प्रमोशन क्राइटेरिया उसको समझा दिया गया है, अब उसकी फाइनल कंपनसेशन क्या रहेगी। जब वो एम्प्लॉय टिक गया, बेटा वो क्या लगता है कि ज्यादातर कंपनीज एम्प्लॉय को बिल्कुल परमानेंटली डे वन भी रख लेती है, कि कुछ टाइम ट्रेनिंग के बाद टेम्परेरी उनको रख के चेक करा जाता है परफॉर्मेंस को जान लेने के बाद कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना भी है या नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के टाइम पे ही कंपनसेशन फिक्स होगी, और उसके पहले उनको सब समझा दिया गया है कि अल्टीमेटली कैसे प्रमोशन आपका होगा आने वाले टाइम में, और किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस रही है, अकॉर्डिंगली कंपनसेशन होगा। जब कंपनसेशन पहले होगा, परफॉर्मेंस बाद में देखी जाएगी, ऐसा नहीं होता ना। पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद आपने अल्टीमेटली उनको एक्सप्लेन करा कि उनकी क्या करियर की प्लानिंग रहेगी, कैसे कैसे उनको प्रमोशन आने वाले टाइम में मिलेगा, एंड देन जाके उनके साथ क्या फिक्स करोगे बैठ के आप, कंपेंसेशन आपने फिक्स करा, ठीक है। अब इसमें कुछ तो उनको डायरेक्ट मिलते हैं बेनिफिट्स, और कुछ इनडायरेक्ट डायरेक्ट होते हैं, सैलरी हो गई, ठीक है, अलाउंसेस हो गए। इनडायरेक्ट क्या हो जाते हैं, अल्टीमेटली उनका हाउस रेंट अलाउंस कंपनी भर रही है, रेंट कंपनी भर रही है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कंपनी भर रही है, तो वो इनडायरेक्ट है। सो दोनों ही उसके ओवरऑल पेमेंट में काउंट करे जाते हैं कंपनसेशन में। अच्छा, अब प्रोसेस को एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। बेटा इसके लिए मैं सजेशन नहीं दूंगा कि कोई शॉर्ट फॉर्म आप याद करो, शॉर्ट फॉर्म आप कितनी ही याद कर लोगे बेटा, है ना, मैंने इतनी सारी ऑलरेडी पीछे भी करवा दी। जरा सीक्वेंस से मेरे साथ साथ बोलेंगे। सबसे पहले बेटा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसमें दो एनालिसिस है, वर्कफोर्स एंड वर्कलोड। फिर बेटा रिक्रूटमेंट होगी, फिर सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स, ठीक है। अब वो कैसे होगा, ठीक है, आपको स्टिमुलेट करना है लोगों को कि वो अप्लाई करें। एडवर्टीजमेंट थोड़ी कलरफुल, लोगों को देखकर लगे भाई ये जॉब के लिए अप्लाई करना है, दैट इज रिक्रूटमेंट। तीसरा सिलेक्शन हो गया। फिर बेटा ट्रेनिंग देनी, सॉरी पहले प्लेसमेंट, पहले उसको प्लेस करो और उसको इंट्रोड्यूस करवाओ, फिर उसकी ट्रेनिंग चालू करवाओ, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद बेटा हमें चेक करना है उसकी कैसी रही परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अगर वो पसंद आई तो उसको प्रमोशन क्राइटेरिया समझाओ, उसकी पूरी प्लानिंग करो, फिर बेटा उसका फिक्स कर दो क्या, कंपनसेशन। आर वी क्लियर विद द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। इस चैप्टर में दो प्रोसेस हैं, एक स्टाफिंग का भी है और दूसरा सिलेक्शन का भी है। अभी हमने स्टाफिंग का करा है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर रिक्रूटमेंट हुई, फिर सिलेक्शन, फिर प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग हो गई एम्प्लॉय की, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करो कैसी उसकी रही है, प्रमोशन, करियर प्लानिंग, कंपनसेशन। चलिए आगे। मैंने बताया जैसा कि चैप्टर में 3 टॉपिक्स हमें मेनली करने हैं आपके साथ। आपके पहले आएगा रिक्रूटमेंट, फिर बेटा आएगा सिलेक्शन, और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का रहेगा आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और इस बार ना काफ़ी सारे मेथड्स ट्रेनिंग के डिलीट हो गए हैं, तो जो सिलेबस में है ओनली वी विल बी डूइंग दोज पर्टिकुलर मेथड्स इन ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट, लोगों को
इंड्यूस देना, लोगों को लालच देना, लोगों को स्टिमुलेट करना किसी जॉब के लिए अप्लाई करें, क्योंकि आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो, सो दैट यू कैन सिलेक्ट दी मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट आफ्टरवर्ड्स। बेटा ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि लोगों को बड़ी उम्मीद होती है जब वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कि शायद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और जबकि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि जो अनसूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको जॉब ऑफर डेफिनेटली नहीं करी जाती है फॉर सम रीजन। हो सकता है कि उनमें से कुछ सूटेबल ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू द वन जो सिलेक्ट हो गया, सबके बेटा दिन दिन की बात होती है। बट रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव होता है जब एक उम्मीद जगती है कि भाई शायद हमारा सिलेक्शन हो जाए, इस सोच के साथ हर बंदा जॉब के लिए अप्लाई करता है। अप्लाई करने के पहले कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरीके का अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट क्रिएट करे, या फिर कॉलेज में पहले से हाइप क्रिएट करे कि वो कंपनी आने वाली है सिलेक्शन के लिए, या फिर कहीं एडवर्टीजमेंट करे वेब पे, कोई ऐसी कंपनी जो मतलब रिक्रूटमेंट का काम करती है जहां पर वो पैसे देके अपना जो वैकेंसी है उसको वो टॉप पे लिस्ट करवाएं, और लोगों को जैसे ही वैकेंसी के लिए देखे टॉप वो कंपनी दिखे। इससे होगा क्या, मोर एप्लीकेशंस विल बी अवेलेबल इन द कंपनी, सो दैट आफ्टरवर्ड्स दे कैन सेलेक्ट दी मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स। तो ये वो स्टेज है जब आपको एक पूल बनाना है, स्विमिंग पूल नहीं, एप्लीकेशंस का पूल। ठीक है, एक कमरे में आपको बेटा फॉर्म्स नहीं भर लेना, आप तैर रहे हो उसमें, नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट अ मेटाफर टू से दैट वे यू हैव टू क्रिएट अ पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, टू स्टिमुलेट देम। अब उनको स्टिमुलेट कैसे कर सकते हो, डिटेल में बात करेंगे हम उसके बारे में, बट अल्टीमेटली दो तरीके होते हैं इसके। अच्छा, पहले तो इसका एक छोटा सा स्टेप इसका भी है, प्रोसेस इसका भी है। सबसे पहले कैसे आप इनवाइट कर सकते हो, एप्लीकेशन, न्यूज़पेपर है, फिर कॉलेज है, बहुत तरीके। फिर आप देखो कि कहाँ का, अब हर जगह थोड़ी जाएंगे भाई, ऐड भी दे दिया न्यूज़पेपर में, कॉलेज भी पहुंच गए, वेबसाइट भी ऐड दे दिया, बेटा कौन सी कंपनी इतने 10 जगह बेटा चक्कर लगाएगी एक वैकेंसी के लिए। अलग अलग वैकेंसी को अलग अलग तरीके से फिल करा जाता है। आपकी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है, क्या न्यूज़पेपर में ऐड दोगे? आपकी कंपनी में कारपेंटर की जरूरत है, क्या वेबसाइट पब्लिश करोगे? बेटा कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर ऐसे सेमी स्किल्ड काम के लिए आप फैक्ट्री के गेट पे लगा दो वैकेंसी अवेलेबल, या हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, वट एवर लैंग्वेज लोकल जो आपकी उसमें लिखो, ताकि ऐसी पोजीशंस सस्ते में फिल हो जाएंगी और क्वालिटी वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे। आपको उनका भी इंटरव्यू लेना है, टेस्टिंग उनकी भी करो। ठीक है, कॉम्पिटेंसी के लेवल पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमें कॉम्पिटेंट स्टाफ चाहिए जो हर मामले में टक्कर का हो। और अगर आपको बेटा कंपनी के लिए चीफ एचआर मैनेजर चाहिए, तो बेटा क्या हम बाहर लिखेंगे, चीफ एचआर मैनेजर रिक्वायर्ड, प्लीज अप्लाई। ठीक है, सेंड रिज्यूमे टू दिस, या फिर आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा, या फिर किसी एजेंसी में अप्लाई करना पड़ेगा, वहां से आपको कोई हेल्प मिलेगी, या फिर आपको एग्जिस्टिंग चीफ एचआर मैनेजर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां से डेटाबेस लेके उनको थोड़ा लालच देना पड़ेगा, हमारे यहाँ जाओ। तो बहुत तरीके होते हैं वैकेंसी को फिल करने के। एसेस करो हर चीज़ को कि क्या क्या ऑप्शंस है अकॉर्डिंग टू दी पोजीशन, कि भाई हम पैम्फलेट्स बांटे प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन के, या फिर हम बाहर फैक्ट्री के गेट पे हम बैनर लगा दें, तो असेसमेंट करो। फिर चूज द मोस्ट सूटेबल सोर्स की जो सूटेबल लगे, ठीक है, फिर इनवाइट करो, एप्लीकेशन आएंगे, जो आपको सूटेबल लगे उसको फिर हायर कर लेना, वो बात की बात है। अभी हम बात करें रिक्रूटमेंट की, लोगों से एप्लीकेशन चाहिए, तो एप्लीकेशन लाने तक का सफर कैसे, सबसे पहले सोर्सेज ढूंढो, फिर उनको एसेस करो कि सबसे बढ़िया सोर्स कौन सा आ रहा है, फिर उसको अप्लाई करो और फिर एप्लीकेशन आने शुरू हो जाएंगी, खत्म बात। अब दो तरीके, या तो बेटा घर की बात घर में, मतलब असिस्टेंट सेल्स मैनेजर को सेल्स मैनेजर बना दो अगर आपका सेल्स मैनेजर रिटायर होने वाला है, या फिर उसने आपको नोटिस दे दिया है, रिजाइन कर रहा है, किसी और कंपनी से उसको ऑफर आ गया, या वो काम छोड़ के अपना काम शुरू कर रहा है, व्हाटसोएवर इज द रीजन, इफ यू फील लाइक कि असिस्टेंट सेल्स मैनेजर इज कॉम्पिटेंट एनफ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्स मैनेजर इन द सेम कंपनी, तो वो कैसी रिक्रूटमेंट है, इंटरनल। बेटा मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं भी सिर्फ उसको एक पॉसिबल कैंडिडेट घोषित कर रहा हूं, ये रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन नहीं है कि आपने घोषित कर दिया कि असिस्टेंट ही अब सेल्स मैनेजर है, वो तो सिलेक्शन होगी फिर उसकी। ये आप एक ऑप्शन रख रहे हो कि इंटरनली वैकेंसी को फिल करा जा सकता है, दैट इज वन वे ऑफ फिलिंग दी वैकेंसी, दैट इज दी रिक्रूटमेंट इंटरनल। ये कैसा हुआ, प्रमोशन हुआ है। फिर एक ट्रांसफर भी अलग तरीका है, मान लो कि असिस्टेंट सेल्स मैनेजर दो है और असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर एक भी नहीं है, और प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहे हैं भाई मुझे भी कोई दे दो, काफी बार मैं काम पर नहीं आ पा रहा, मैं छुट्टी पे हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, फैमिली के कुछ काम है, तो मेरे पास भी एक असिस्टेंट होना चाहिए। तो आप ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट से फिल कर सकते हो, कौन से वाले डिपार्टमेंट को, जो डिपार्टमेंट अंडर स्टाफ्ड है। गेटिंग द पॉइंट, तो वो क्या है, ट्रांसफर है। बेटा इससे उस बंदे का क्या डेवलपमेंट नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर सेल में था, सही था, देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ये चीज सही नहीं है कि आप बार बार ट्रांसफर करते रहो। बेटा पर कभी कभार जरूरी है ना कि इसको टॉप लेवल के लिए ट्रेनिंग मिले। बेटा कंपनी के लिए जो टॉप पे मैनेजर्स होते हैं, क्या खाली उनको टॉप मतलब क्या एक ही काम आते हैं, उनको डाइवर्सिफाइड काम आते हैं। सो इसीलिए आप ट्रांसफर करो, बट नॉट टू फ्रीक्वेंट। ये इसका डीमेरिट है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर अगर होते रहेंगे तो एम्प्लॉय कैपेबिलिटी अफेक्ट होगी और वो लॉन्ग टाइम में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो अगर आप चाहते हो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट लेना, तो ट्रांसफर शुड बी लिमिटेड इफ दे आर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स।
ठीक है, विद इन सेम डिपार्टमेंट डिफरेंट रीजन टू रीजन हो रहे हैं या शिफ्ट चेंज हो रही है, तो वो भी क्या है, ट्रांसफर। बेटा ट्रांसफर ना सेम लेवल पर होता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बेटा कैसे हो, जैसे पेन मैंने ऐसे पकड़ा हॉरिजॉन्टल, इस लेवल से आप लेवल वही है, ठीक है, इट्स द सेम लेवल, बट यू आर गोइंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस, so designation will remain the same level will remain the same, but promotion is like this कि you are now subordinate and you will become superior. तो a vertical shift is promotion and horizontal movement is transfer. So दोनों ही किस कैटेगरी में रखे जाते हैं, इंटरनल, घर की बात करना, मतलब कंपनी के लोग कंपनी को ही फिल कर रहे हैं, पर नए टैलेंट का स्कोप नहीं खत्म हो गया, अब नई कंपनी में कैसे करोगे ट्रांसफर प्रमोशन, तो ये कुछ इसके डीमेरिट भी है जो हम आगे चल के बात करेंगे। तो पहले बेटा किसके बारे में बात कर लेते हैं, ट्रांसफर। Horizontal movement of employee from one department to another, one shift to another, one area to another, one branch to another of the same company. So these are the things by which transfer can be done without much change in pay scale, responsibilities and duties and authority. तो ट्रांसफर के बाद आपकी ड्यूटीज में, आपकी पेमेंट में, सैलरी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता। But whereas in case of promotion, you will be assigned with more responsibilities, more duties, a vertical shift of an employee with a higher status, higher designation, higher pay scale. ठीक है, it's a good tool for training also. ठीक है, इससे एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ेगा, मोरल भी बढ़ेगा, बट बाहर के टैलेंट का स्कोप खत्म हो जाएगा। तो पहले जरा फायदे देखें क्या होते हैं अगर आप इसको बाहर से की बजाय इंटरनली फिल कर लेते हो वैकेंट पोजीशन को। पहला फायदा जो बेटा जी आपको उसमें मिलेगा वो आपको बेटा जी बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग द वर्कफोर्स फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट टू दोज विद शॉर्ट। तो दोनों जगह बैलेंस हो गया। आपके पास 2 असिस्टेंट सेल्स मैनेजर थे, आपने कहा प्रोडक्शन मैनेजर का एक भी असिस्टेंट नहीं है, तो आपने उनको भी एक असिस्टेंट दे दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो डिपार्टमेंट का ओवर स्टाफ था वो अब ऑप्टिमली स्टाफ्ड है, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था वहां पर भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी, वो भी अब क्या है, ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। तो ये शिफ्ट करने से एक जगह से दूसरी जगह पे आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, फिर बेटा आपको ये बेनिफिट मिला स्पेशलाइजेशन का, बी से बेटा आपका ये हो गया सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि हमारे कंपनी का जो बंदा है वो एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहा है तो उसको आपने पॉसिबल कैंडिडेट की तरह देखा कि यार ये कैंडिडेट यहाँ से वहाँ मूव कर सकता है या शिफ्ट हो सकता है, प्रमोट हो सकता है। तो क्या आपके लिए सिलेक्शन बहुत मुश्किल होगा, या उसको बोलोगे भाई अब तो ये काम संभाल ले, बात खत्म। वरना आप लाओ किसी को बाहर से सिलेक्ट करके, खर्चा करो उसकी ट्रेनिंग पे, पहले खर्चा करो इन्विटेशंस लाने पे, एप्लीकेशंस लाने पे, फिर उसकी सिलेक्शन होगी, फिर ट्रेनिंग होगी, फिर टाइम लगेगा उसको टिकने में, तो बहुत खर्चा होगा। तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट भी बचेगी। ठीक है, सो ट्रेनिंग भी बेटा इसमें तो बढ़िया आपकी आसान रहेगी, और ट्रेनिंग का भी होना चाहिए। ट्रांसफर इज अ गुड टूल फॉर ट्रेनिंग। अभी वो सेल्स का डिपार्टमेंट में हेल्प कर रहा था, वो हेल्प करेगा प्रोडक्शन में या फाइनेंस में, जहाँ पर भी उसका ट्रांसफर हुआ है, तो उससे उसको एक्सपोजर मिलेगा डिफरेंट डिपार्टमेंट का, तो उससे उसकी ट्रेनिंग भी बेटर होगी। फिर बेटा इससे अल्टीमेटली पी से हमारा आ जाएगा, अगर एक लेवल पे प्रमोशन हुआ तो हो सकता है कि उनके जो सबऑर्डिनेट्स थे एक एक करके उनका भी प्रमोशन हो जाए। प्रमोशन एट वन लेवल माइट लेड टू चेन ऑफ प्रमोशन एट लोअर लेवल्स ऑल्सो। भाई कंपनी का स्ट्रक्चर अगर एक बंदा ऊपर उठा तो धीरे धीरे बाकी बंदे भी स्ट्रक्चर में हो सकता है कि ऊपर की तरफ आ जाए। फिर बेटा आपकी कॉस्ट इसमें काफ़ी ना के बराबर ही लगती है, क्योंकि अल्टीमेटली आप इंटरनली फिल कर रहे हो ना, आपको ऐड देना पड़ा ना आपको ट्रेनिंग में खर्चा करना पड़ा, अंदर की बात अंदर ही हो गई। तो ये आपके बेनिफिट है। तो बेस्ट पीसी से आप इसको बेटा, बेस्ट होता है अपने घर का पीसी यूज़ करना, बाहर जाके यूज़ करोगे तो बेटा उसमें वायरस वगैरह हो सकते हैं। तो बेस्ट पीसी तो इंटरनली फिल कर लिया, अंदर की बात घर में, जैसे घर में आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है तो वैसे ही ये आपका बेटा मेरिट है इंटरनल का बेस्ट पीसी कि बेस्ट है अपने पीसी के थ्रू ही आप कंपनी में बैठ के वैकेंसी को फिल कर लो। ठीक है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन बेटा पहला हो गया बी से। ठीक है बेटा, फिर ऐसे सिंप्लीफाई हो गया बेटा आपके लिए सिलेक्ट करना, आपको जो बंदा सिलेक्ट करना है आप अपने अंदर से मतलब कंपनी से फिल आउट कर रहे हो। ट्रेनिंग बेटर हो जाएगी इंप्लॉय की फॉर फ्यूचर पोजीशंस ट्रांसफर से। ठीक है, फिर बेटा अल्टीमेटली पी से इसमें था एक प्रमोशन अगर एक लेवल पे हुआ तो इट विल लेड टू प्रमोशन एट बॉटम लेवल ऑल्सो। बेटा सी से आपकी कॉस्ट बचती है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक। ये इसके फायदे हैं। नुकसान भी बेटा, हर सिक्के के बेटा 2 साइड होती है दिक्कत। ठीक है बेटा, LFNCT नाउ सबसे पहले बेटा जो इसमें दिक्कत आती है वो ये आती है कि इंप्लॉइज ना लेथर्जिक हो जाएगा। अगर आप उनको बोलोगे 2 साल के बाद तेरा प्रमोशन गारंटेड है, बेटा वो 2 साल तक बिल्कुल श्योरिटी में रहेगा कि मेरे को जो काम दोगे मैं उतना कर दूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, मेरा प्रमोशन तो 2 साल के बाद हो ही जाना है। लेथर्जिक बेटा थोड़ा फैंसी नाम है लेजी वर्ड के लिए कि अगर इंप्लॉइज को एक टाइम बाउंड प्रमोशन की गारंटी है कि भाई तेरा प्रमोशन तो होगा, तो वो अपनी एफिशिएंसी पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो श्योरिटी है कि मेरा तो होना ही होना है प्रमोशन, तो वो आलसी हो जाएगा। फिर बेटा इसमें एफ से क्या आ जाता है आपका, एफ से बेटा आपका इसमें आ रहा है फ्रेश टैलेंट नहीं आ रहा, आपके अपने लोग भर रहे हो, बाहर के फ्रेश लोग नहीं आ रहे, नए आइडियाज़ नहीं आएंगे, नई इनोवेशन नहीं होगी,
राइट। तो फ्रेश टैलेंट तभी आएगा जब एक्सटर्नल से फिल करोगे, जब कॉलेजों में जाओगे, ठीक है, जब आप किसी एजेंसी को अप्रोच करोगे, तब नए लोग, नए आइडिया, नई इनोवेशन होगी। पुराने लोगों से अपना काम चलाते रहोगे तो नए आइडिया, नई इनोवेशन नहीं आ पाएगी, ठीक है। फिर बेटा एनसीएस में न्यू कंपनीज नहीं कर सकती ना इंटरनल। अब कोई कंपनी नई शुरू हो रही है तो उसके बाद लोग थोड़ी अवेलेबल हैं जो अपने ट्रांसफर प्रमोशन कर पाए। भाई अगर कोई नई कंपनी है तो उसको तो वैकेंसीज को एक्सटर्नली ही फिल करना पड़ेगा, उनके लिए इन दोनों में से कोई भी सोर्स सूटेबल नहीं है, ठीक है। फिर बेटा इसमें सी से आपका जी आ जा रहा है, कॉम्पिटिशन की स्पिरिट ही नहीं है उन लोगों में। आप मान लो असिस्टेंट सेल्स मैनेजर 2 हैं, अब एक उनमें से प्रमोट हो गया तो दूसरा वाला जो अभी भी उसका असिस्टेंट है बेटा वो उसको एज अ बॉस देखेगा नहीं। आर वी राइट? क्योंकि उसको वो क्या लगेगा कि यार ये तो मेरे साथ का ही था, तो वो उसको एज अ सर करके कभी बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उन दोनों में आपस में कंपेटिटिव स्पिरिट है ही नहीं। दे वर फ्रेंड्स बिफोर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि अब इंटरनली अगर फिल कर लोगे ना तो कंपटीशन की स्पिरिट इतनी ज्यादा एम्प्लॉइज में नहीं रहती है। फिर बेटा एक टी से इसके अंदर क्या आ जाता है आपका, 12 बार ट्रांसफर कराते रहोगे, आज सेल्स में, कल प्रोडक्शन में, फिर फाइनेंस में, तो उससे एम्प्लॉय स्पेशलाइज नहीं हो पाएगा किसी चीज में, और उसको फिर इतना एक्सपोजर आप दे दोगे अलग अलग चीज का तो वो कहीं टिक नहीं पाए, और वो बोलेगा इससे बड़े तो कहीं और ही चला जाऊं जहां पे एक ही काम करना पड़े। मैं आपको बोलूँ अभी बीएसटी 1 घंटे के बाद मैथ्स पढ़ाऊंगा, फिर आधे घंटे बाद मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, 15 मिनट के बाद इको पढ़ेंगे, आप बोलोगे सर क्या चल रहा है, तो वो फिर मजा नहीं आता उसमें। तो अल्टीमेटली जैसे स्कूल में मजा नहीं आता, बोर हो जाते हो, कह रहे अभी मैथ्स है, फिर इको है, फिर बीएसटी है, फिर ये है, तो उसमें फिर क्या होता है बच्चा बोर हो जाता है। अगर एक ही चीज़ 1-2 घंटे चले तो उसमें मजा आएगा कि यार वो चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है। तो 2 पीरियड होते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, और टीचर अगर पढ़ाने वाले मन से पढ़ाए तो बच्चों को भी मजा आएगा और टीचर को भी पढ़ाने में मजा आएगा, जो कि आई बिलीव आप लोगों को भी शायद आ रहा होगा। सो ये बेटा इंटरनल के कुछ नुकसान हैं। क्या क्या है? लेथर्जिक हो जाएंगे, फ्रेश टैलेंट आने का स्कोप खत्म हो गया, आर वी राइट? न्यू कंपनीज इसको फॉलो नहीं कर सकती हैं, ठीक है। सी से क्या था इसके अंदर, कंपटीशन की स्पिरिट खत्म हो जाएगी उन लोगों के अंदर, और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर अगर होते रहेंगे एम्प्लॉइज के तो उससे नेगेटिव पॉइंट ये आएगा कि अल्टीमेटली वो हायर जॉब्स के लिए ट्रेनिंग तो ले लेंगे बट फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में नहीं ले पाएंगे। ओकेजनल ट्रांसफर्स हो रहे हैं, देन एम्प्लॉयज आर गेटिंग ट्रेन फॉर अपर पोजीशन लेवल ऑल्सो, but if they are quite frequent they will not get settled at one position and as a result you cannot take advantage of specialization, risk बढ़ जाएगा एक्सीडेंट का और गलतियों का। फाइन, चलो जी मेन टॉपिक आता है अब एक्सटर्नल। थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है चैप्टर का। बाहर से वैकेंसी को फिल करोगे तो सोर्सेज क्या क्या है बेटा? इंटरनल में तो खाली 2 थे, क्या क्या था? एक ट्रांसफर और दूसरा प्रमोशन। एक्सटर्नल में और बहुत सारे हैं। नंबर 1 से शुरू करेंगे, सब वहीं से शुरू हो गए डायरेक्ट। अभी जो मैंने बताया था ना कारपेंटर प्लम्बर की जो पोजीशंस हैं उनके लिए बाहर एक A4 साइज शीट पे लिख दो, खुद मैं हाथ से लिख दो, ठीक है, प्लम्बर की आवश्यकता है, कारपेंटर की आवश्यकता है, तो वहीं से आपका काम हो जाएगा। आपको कोई न्यूज़पेपर वगैरह में देने की जरूरत नहीं है। तो वो एक क्या सोर्स है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अच्छा, इसमें एनसीईआरटी ऑथर्स ने कुछ मेंशन करा है कि काफ़ी बार ना क्या होता है कि फेस्टिवल टाइम पे ना डिमांड ज़्यादा होती है और आपके जो अपने वर्कर्स हैं वो अपने गांव चले जाते हैं, एज अ रिजल्ट आपके पास स्टाफ की शॉर्टेज होती है और आपको टेम्परेरी महीना 10 दिन के लिए वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि 20 दिन के लिए लड़कों की आवश्यकता है। तो वो इन वर्कर्स को ना बेटा स्पेसिफिकली नाम दिया गया है बदली वर्कर्स, क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये सब चीजें ना इसमें लिखी हुई है, जब आप इसको रीड करोगे कि बदली वर्कर्स आर कैजुअल वर्कर्स एंड दे आर जनरली हायर्ड इन केस योर परमानेंट स्टाफ इज अनअवेलेबल फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सो आर वी क्लियर विद द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? तो आपको अगर लिमिटेड टाइम के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्कर्स चाहिए तो छोटे मोटे काम के लिए चाहिए, ज़्यादा नहीं, जैसे मटेरियल डालना है मशीन में, या आपको डिलीवरी करनी है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, या वेयर हाउस में आपको डेटाबेस मैनेज करना है, ज़्यादा कुछ हैवी काम नहीं। और कुछ लोगों को अगर 10-15 दिन, महीना, 2 महीने के लिए काम चाहिए तो ये काफ़ी अच्छा सोर्स है। बट दे हैव टू बी वेरी क्लियर कि व्हेन आवर परमानेंट स्टाफ विल रिटर्न देन योर जॉब विल बी क्विट, हम आपके साथ काम कंटिन्यू नहीं करेंगे आगे, ठीक है सर। तो वो हो गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वे इज कैजुअल कॉलर्स। बेटा जी कैजुअल कॉलर में क्या होता है, आप ना डेटा रख लेते हो उन एम्प्लॉइज का जिन्होंने किसी पर्टिकुलर टाइम पे अभी कंपनी में अप्लाई करा है, इस उम्मीद से कि शायद वहाँ वैकेंसी हो। जैसे मेरी अकेडमी में भी ना बेटा कुछ टीचर्स का कॉन्टैक्ट आता रहता है कि सर आपके यहाँ अकाउंटेंसी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसी है तो हमें बता दीजिए। तो आई नेवर से नो टू एनी टीचर, व्हाट डू आई डू इज आई जस्ट सेव देयर फोन नंबर इन माई फोन, और अगर उनका अल्टीमेटली व्हाट्सएप में मैसेज आया होता है जस्ट सेव देयर कॉन्टैक्ट नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कि इन फ्यूचर इफ एनी वैकेंसी अराइज I can have a word with them and I can call them for an interview, and if I feel like they are interested in teaching then we can look forward with a trial. So casual caller में क्या हुआ, we can just maintain a database of those who have applied for a particular position and then we can call them when the vacancy will arise. सस्ता बढ़ गया ना, आया ना, वरना तो जाओ किसी एजेंसी में वहाँ पैसे खिलाओ उन्हें,
वो फिर आपको कैंडिडेट देंगे, वहाँ से कैंडिडेट से ही पैसे लेंगे, आपसे ही पैसे लेंगे। गलत नहीं है उसमें कुछ, बट पैसे लगेंगे। और यहाँ पर आपका जो काम है वो मतलब बिना पैसों के हो जाएगा अगर आपके पास डेटा है। पर अगर डेटा ज़्यादा पुराना है तो क्या इसका फ़ायदा ले पाओगे? बेटा हो सकता है कि वो कैंडिडेट कहीं सेट हो चुके हैं ऑलरेडी, मैं फ़ोन कर रहा हूँ सर मैथ्स की डीसी की ज़रूरत है, वो बोल रहा है मैं तो सर किसी स्कूल में पढ़ाने लगा, या फिर मैं ऑलरेडी किसी कोचिंग सेंटर के साथ अब एसोसिएट हो गया हूँ, या मैंने अपनी कोचिंग सेंटर खोल लिया व्हाट्सएवर। तो वो इसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि आपका ना डेटा पुराना हो गया तो कुछ काम का नहीं। एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर में आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हो अबाउट अ वैकेंसी। टाइम्स ऑफ इंडिया में टाइम्स क्लासिफाइड करके एक सेक्शन होता है जहाँ पे वो खाली जो कंपनीज रिक्रूटमेंट करना चाहती हैं उनके वहाँ जॉब की वैकेंसी का होता है, और जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो जॉब एप्लीकेशन का वहाँ पर होता है। ठीक है, वो पर वर्ड के पैसे लेते हैं, तो वर्ड्स काफ़ी छोटे होते हैं एप्लीकेशन के, और बहुत छोटे छोटे आपको दिखेंगे वहाँ ब्लॉक्स के अंदर वैकेंसी के बारे में मेंशन होता है। तो एडवर्टीजमेंट एक बढ़िया तरीका है हायर करने के लिए। फिर बेटा आ जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट के ऑफिसेज जहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मतलब आपने 12th कर लिया, आपने कोई या कोर्स कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर ली, आप चाहते हो कि गवर्नमेंट आपकी जॉब लगवा के दे, तो आप इस एक्सचेंज में जाओ, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपको सेट कर देगी, क्योंकि यहाँ पर भी कंपनीज अप्रोच करती रहती हैं। अनलाइक प्लेसमेंट एजेंसीज, यहाँ पर चार्ज नहीं होता कोई, ये गवर्नमेंट की सर्विस है, और हर एरिया में 3-4 होते ही हैं, तो गवर्नमेंट के पब्लिक के लिए फ्री सर्विस दे रही है। हम टैक्सेस तो दे रहे हैं ना, तो इतना तो उनका बनता ही है करना। तो ये, पर अगर आपको ऐसा स्टाफ चाहिए टॉप लेवल के लिए, या फिर कॉम्पिटेंट चाहिए, तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए प्लेसमेंट एजेंसी या प्राइवेट काम है, कमीशन पे काम करते हैं। कैंडिडेट आपको दे देंगे, पर आपसे भी कमीशन लेंगे, और जो कैंडिडेट आप क्या काम करने आएगा उसकी सैलरी में से भी कमीशन लेंगे। बट जो लोग टॉप लेवल मैनेजर चाहते हैं, मतलब टॉप लेवल पे CEO, CFO, ठीक है, तो ऐसी डेजिग्नेशंस के लिए दिस मेथड इज कंसीडर्ड क्वाइट गुड, बिकॉज ये रिकॉर्ड ही उन कैंडिडेट्स का रखते हैं जो काफ़ी कैलिबर के होते हैं, एक्सपीरियंस के होते हैं, मतलब जिनको एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो चुका होता है। एंड देन वी हैव कैंपस रिक्रूटमेंट। आप किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना पसंद करोगे जहाँ पे प्लेसमेंट रेट कम है? बेटा आजकल कोई भी कॉलेज ना अपना प्लेसमेंट रेट 90% से कम दिखाता ही नहीं है। कोई कॉलेज बोलेगा हमारे यहाँ प्लेसमेंट 70% है, आप जाओगे नहीं वो। तो इसीलिए ना चाहते हुए भी कंपनीज को कॉलेज वालों के साथ हाथ मिला के चलना पड़ता है, कंपनीज को कॉलेज के साथ हाथ मिला के चलना पड़ता है। टाई अप होता है कि हम कैंडिडेट्स प्रोवाइड करेंगे, आपके यहाँ कम वेजेस पे काम हो जाएगा, और उसके एक्सचेंज में हम आपको थोड़ा कमीशन भी दे देंगे, तभी जाके कंपनीज कॉलेजेस में आती हैं। तो आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेना प्रेफर करोगे जहाँ पर टॉप कंपनीज आएंगी, तो उनको टाई अप रखना पड़ता है। तो कैंपस रिक्रूटमेंट एक तरीका है जिससे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेके आगे कंपनी में सिलेक्शन करा जा सकता है। रिकमेंडेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके भाई बहन ने MBA करी हो, BBA करी हो, BCom करी हो, या वो कोर्स करा हो जिसके लिए कंपनी में वैकेंसी आई है, तो वो उनको रेफर कर सकते हैं। और घर की बात है तो अपना ही बंदा है, तो हमें पहले से बैकग्राउंड वगैरह नोन होता है, तो ये काफ़ी अच्छा सोर्स कंसिडर करा जाता है। मैं तो ये बोलूँगा इन सब में से सबसे बढ़िया सोर्स है कि अगर आपके नोन में कोई बंदा सेट हो जाए तो घर वाली बात घर में हो जाएगी, कंपनी की भी और रिलेशन की भी, दोनों काम हो जाएंगे। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है ना, बड़े बड़े स्कूल बनने हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, तो इन लोगों की ना लेबर फोर्स होती है बहुत सारी, ये कनेक्टेड होते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, ये 100-100, 150-150, 200-200 लेबर के साथ कनेक्टेड होते हैं। पर दिक्कत इनमें ये होती है कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि मुझे भी ये काम नहीं करना, तो उन सारे लोगों का काम उससे अफेक्ट होता है जो लोग उसके साथ एसोसिएटेड थे। अब मान लो कि एक एजेंसी है जो रियल एस्टेट में है, और उसमें उनके पास 4 से 5 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके साथ वो कनेक्टेड है, उनके वर्कर्स। अब अगर सपोज करो कि कोई कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि मुझे कल को काम नहीं करना, मैं कुछ और काम करूँगा, तो वो वर्कर का क्या, कोई और कॉन्ट्रैक्टर उनको अपने अंडर में लेना प्रेफर नहीं करेगा, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी अपनी टीम है। अब आप बोलोगे सर और लोग हायर कर लेगा, भाई एक प्रोजेक्ट पे जरूरी थोड़ी है कि हमेशा 100 लोगों की जरूरत हो, कहीं पर 20 चाहिए, कहीं पर 30 चाहिए, तो बाकी ऑलरेडी सरप्लस में उसके पास आई, तो वहाँ कंपनी को फिर दिक्कत हो जाती है। तो ना कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि भाई तुम हमारी कंपनी में आ रहे हो तो 5 या 6 साल तक तुम काम नहीं छोड़ोगे, तुम वर्कर के साथ रिलेशन मेंटेन करो और तुम्हें टाइम से सैलरी मिलती रहेगी, एंड प्रोजेक्ट्स में बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर शॉर्ट नोटिस पे आपको अच्छी खासी वर्कफोर्स प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में होते हैं विद मोस्ट ऑफ दी वर्कर्स। बेटा एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, जो पहले वाला एडवर्टाइजिंग था वो न्यूज़पेपर मैगजीन में था, ये स्पेसिफिकली इसमें है टीवी पे। ठीक है, पहले पॉपुलर था, आज के टाइम पे एडवर्टीजमेंट फिर भी चलो न्यूज़ चैनल वगैरह में आप देख लोगे कभी, लेफ्ट राइट साइड पे न्यूज़, लेफ्ट साइड में छोटा सा कॉलम बना हुआ है कि इस कॉलेज में प्रिंसिपल की वैकेंसी है, इस कॉलेज में सब्जेक्ट टीचर की वैकेंसी है, वो भी कम हो गया आजकल। आजकल न्यूज़पेपर में फिर भी एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं, वेबसाइट पे आ जाते हैं। आजकल तो यार एप्लीकेशन इतने ज़्यादा है जहाँ पर आप वैकेंसी को फिल कर सकते हो, आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाने की जरूरत नहीं है। लोग ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करते हैं
और मल्टीपल ऐप डाउनलोड करते हैं जहाँ पर वैकेंसी उनको मीट कर जाती है, वहाँ पर वो अप्लाई कर देते हैं और सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जो अब यही काम कर रहे हैं। फिर वेब पब्लिशिंग, तो वेबसाइट पे या फिर एप्लीकेशन पे इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप उनको अपनी कंपनी की वेबसाइट पे दिखा सकते हो, या फिर आप किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो जिनका काम ही है आगे रिक्रूटमेंट देना, ठीक है। फाउंडेड है, naukri.com है, देयर आर मेनी वेबसाइट जो इस चीज़ के लिए काम कर रही हैं। कंपनी की अपनी वेबसाइट पर भी आप वैकेंसी का पब्लिश डाल सकते हो, नोटिस होता है ना कंपनी की साइट पे एक कॉलम, तो सेक्शन में आप डाल सकते हो, वैकेंसी का नोटिस डाल सकते हो। फायदा क्या होगा इसका, CPCT पर्सनल बढ़िया मिलेगा, इतना शिद्दत से इतने बाहर आप मतलब करके कैंडिडेट लेकर आ रहे हो, इंटरव्यू लोगे, फिर उसका कॉलेज में जाके या फिर न्यूज़पेपर में जो ऐड दिया, फिर जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा उनका इंटरव्यू लोगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी सोर्स से आपने मतलब रिक्रूटमेंट लिया, आप उन पर बहुत मेहनत करोगे, उनके टेस्ट वगैरह लोगे, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करोगे, तब जाके आप कैंडिडेट पे फाइनल बनोगे कि दिस इज द कैंडिडेट जो हमारे जॉब के लिए सूटेबल है। तो जो भी बंदा आएगा एट द एंड वो एज्यूमिंगली क्वालिफाइड ही रहेगा। ऑब्वियसली चॉइस बहुत है ना, आपके पास इंटरनली ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बनेगा, बात खत्म, कोई ऑप्शन नहीं है। पर यहाँ पर तो आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर में ऐड दो, फिर देखो कितना फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स आता है। फ्लड ऑफ मतलब एक फ्लड आ गया रिस्पॉन्स का, इतने सारे लोग रिस्पॉन्ड कर देंगे। फ्रेश टैलेंट, बाहर के लोग आए, नए इनोवेशन, नए आइडिया लाएंगे, तो कुछ कंपनी के वेलफेयर में डिसीजन ले सकते हैं वो, और स्पिरिट बढ़ेगी। नया बंदा ये दिखाना चाहेगा मैं नया होने के बाद भी पुरानों तुमसे बेटर काम कर रहा हूँ, और पुराने लोग दिखाएंगे हम पहले के, अब देख बेटर काम करके दिखाएंगे तुझसे। तो आपस में दोनों में कंपेरेटिव स्पिरिट होगी, बेनिफिट कंपनी को ही मिलेगा इससे। दिक्कतें क्या होगी, लंबा टाइम लगेगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे, वही सब चीज़ें, ट्रेनिंग में टाइम लगेगा, कॉस्टली है, लंबा है, और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे अगर प्रमोशन के टाइम पर उनके प्रमोशन के बजाय किसी बाहर के बंदे को उनकी जगह दे दी जाए तो। सो दे विल गेट काइंड ऑफ डिससेटिस्फाइड कि जो जगह हमारी होनी चाहिए थी वो बाहर वाला बंदा आके लेके बैठ रहा है, ठीक है। तो ये LCD से आप याद कर लो, ये बढ़िया शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। लेंदी है, कॉस्टली और डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे एम्प्लॉइज। LCD से याद करना आसान है, डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। बेटा हम चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर आ चुके हैं, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। टॉपिक बड़ा नहीं है, छोटा है, पहले बता दूं, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड भी सिलेक्शन रहेगा, सिलेक्शन भी छोटा है, ये भी बड़ा नहीं है, सिलेक्शन भी छोटा है, इसमें खाली इसका प्रोसेस है। अभी खाली हमारा क्या खत्म हुआ है, रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन में खाली प्रोसेस है, तो फटाफट से ये सुन लो, फिर हम करेंगे ट्रेनिंग। बेटा सिलेक्शन इज सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द वेकेंट पोजीशन अमंग द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। तो जिन लोगों ने अप्लाई करा उनमें से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को पिक करने को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके जो कैंडिडेट आएगा वो सबसे हाई कैलिबर का होगा। क्या प्रोसेस, सबसे पहले स्क्रीनिंग। अब देख रहे हो यहाँ पे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जो आपके अनफिट कैंडिडेट से अनसुटेबल है उनका फॉर्म फाड़ो, या फिर ईमेल में उनका फॉर्म डिलीट करो कि दीज आर नॉट एक्सेप्टेड। भाई अगर आपको फाइनेंस में कोई चाहिए और कोई अप्लाई कर रहा है जो भी BBA कर रहा है, जो BCom कर रहा है, आप उनको मतलब नहीं प्रेफर करोगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और अगर आपने एलिजिबिलिटी पहले ही डाली हुई थी और फिर भी कुछ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई करके बैठे हैं, तो वो ऑप्शन से बाहर करो। लिस्ट छोटी हो गई, अब जो लिस्ट बची हुई है उन लोगों को जरा बुलाया जाए और उनके क्या लिया जाए, टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। उनको उस जॉब की कितनी जानकारी है, क्या उनका IQ है, क्या उनको अल्टीमेटली रीजनिंग कैसी है, उनका क्वांट कैसा है, तो वो सब इसमें। एप्टीट्यूड टेस्ट, उनकी फ्यूचर लर्निंग पोटेंशियल कितनी है, तो कुछ नई चीज़ों के बारे में उनसे पूछो, AI के बारे में उनका क्या ओपिनियन है, उनका अल्टीमेटली जो आने वाले टाइम के बारे में वो कितना अवेयर है, देन ओनली देयर इज अ पॉइंट ऑफ हायरिंग। वरना अगर आने वाले टाइम में जो चेंजेस आएंगे फिर उनके साथ वो अडेप्ट कैसे ही कर पाएंगे। तो ऐसा कोई टेस्ट कंडक्ट करो जो उनकी लर्निंग पोटेंशियल को टेस्ट करो, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट करे। पर्सनैलिटी टेस्ट, आपको लगेगा सर हाइट वेट देखेंगे, नहीं। पर्सनैलिटी में क्या होता है, उनकी मैच्योरिटी देखेंगे कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे कैसा डिसीजन लेते हैं, उनकी क्या समझ, क्या मैच्योरिटी कितनी है, दैट इज देयर पर्सनैलिटी टेस्ट। ट्रेड टेस्ट, बेटा ट्रेड टेस्ट अल्टीमेटली होता है जो उसकी स्किल को मेजर करता है कि उसको उस काम की कितनी जानकारी है। इंटेलिजेंस में और ट्रेड में बहुत ज़्यादा फर्क है। इंटेलिजेंस में बहुत कुछ पूछा जाएगा, रीजनिंग के सवाल, ठीक है, फिर उसमें अल्टीमेटली क्वांट के सवाल हो गए, कुछ GK के करंट अफेयर्स के सवाल हो गए। बट ट्रेड टेस्ट में उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जिसने उसके अप्लाई करा है उसके बारे में कितनी जानकारी है, तो वो ट्रेड टेस्ट है, तो उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को मेजर करेगा। बेटा इंटरेस्ट टेस्ट होता है, उस पर्टिकुलर काम में उसका कितना इंटरेस्ट है। उससे पूछो कि आप प्रोडक्शन मैनेजर बनना चाहते हो, पर आपके अकॉर्डिंगली आपकी जानकारी में सबसे बढ़िया प्रोडक्शन मैनेजर कौन है, तो ऐसा कुछ पूछो उसे जिससे ये पता लगे कि क्या उसको वो काम में इंटरेस्ट है भी या खाली वो पैसों के लिए काम करने में इंटरेस्टेड है। सो आर वी क्लियर विद दीज टू स्टेप्स इन सिलेक्शन। पहले हमने स्क्रीनिंग करी,
जो अनसूटेबल कैंडिडेट्स थे उनको लिस्ट से बाहर करा, फिर जो लिस्ट बच गई उन कैंडिडेट्स का हमने टेस्ट कंडक्ट करा, और जो टेस्ट के क्राइटेरिया को क्लियर कर गए, जिन एम्प्लॉयज़ ने टेस्ट पास करा, उनको किसके लिए बुलाया जाएगा? इंटरव्यू। फॉर्मल होगा, काफ़ी इन डेप्थ होगा, उनसे बातचीत करो और उनसे पूछो कि वाई दे वांट द जॉब एंड क्या उनको उसमें इंटरेस्ट है। और फिर लिस्ट छोटी हो गई, इसमें से कुछ लोग बाहर हो जाएंगे, कुछ लोग टेस्ट में बाहर हो गए, कुछ लोग इस स्टेज में बाहर। अब ये लिस्ट छोटी हो रही है, छोटी होते होते खाली लास्ट में एक बंदा बचेगा जिसको आप जॉब ऑफर करोगे, तो इसमें कुछ लोग बाहर हो गए। फिर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, आप अपनी फेसबुक पे कौन कौन सी इमेजेस डाल रहे हो, अपने इंस्टाग्राम पे आप क्या क्या डाल रहे हो, तो वह सब चीज़ें रिक्रूटर्स चेक करेंगे एचआर में कि क्या ये बंदा सैटरडे संडे थोड़ा बाहर रहता है, क्या अल्टीमेटली ये थोड़ा फैमिली इसकी कैसी है। अब इसके लिए खाली आपका सोशल मीडिया काम नहीं करेगा, आपके नेबर्स, आपके प्रोफेसर्स भी काम करेंगे। आपके पेरेंट्स डेफिनेटली नहीं काम करेंगे, वो तो बोलेंगे हमारे बेटे से अच्छा कोई नहीं है, हमारी बेटी से अच्छा कोई नहीं है। तो नेबर्स हो गए, आपके प्रोफेसर्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, दैट विल वर्क एज योर रेफरेंस। ठीक है, तो अपने टीचर के साथ, अपने प्रोफेसर के साथ, अपने नेबर के साथ बना के रखिए। सिलेक्शन डिसीजन, फिर अल्टीमेटली वो आएंगे फैसले पे कि अब यार इसका तो रेफरेंस बढ़िया नहीं आया, नेबर तो बोल रहा है कि ये तो मतलब अजीब ही आदमी है, तो जो बंदा बच गया, अब थोड़े बहुत ही कैंडिडेट्स बचे हैं आपके पास, 2-3 में भी, तो उसमें से आप डिसाइड करो कि यार किसके मार्क्स ज़्यादा थे, किसका इंटरव्यू बढ़िया था, किसके मतलब क्या किसकी कैसी पर्सनैलिटी थी, एंड देन यू विल कम टू अ डिसीजन। फिर जो भी कैंडिडेट आपको लगा कि यार ये ही इज़ द वन या शी इज़ द वन, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट करा लो, वरना अगर बीमारियां निकल के आ गई तो लीव पे बैठा रहेगा। जैसे आज मुझे सर दिक्कत हो रही है, आज मेरा दिए दिक्कत, तो पहले ज़रा चेक करवा लो, नहीं तो आप पैसे भी दो और वो भी घर बैठा रहे, तो कंपनी के लिए वो जस्टिफाइड नहीं है। जॉब ऑफर, फिर अगर आपको लगे टेस्ट में वो पास हो गया तो उसको जॉब ऑफर करी जाए कि हाँ सर हमारे अकॉर्डिंगली आप फिट कैंडिडेट हो, वुड लाइक टू वर्क विद अस। अगर वो बोलता है हाँ, तो क्या साइन करवा दो लास्ट में? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जरा दोबारा सुनो, खत्म हो गया सिलेक्शन। मैंने कहा था छोटा सा ही है, बड़ा नहीं है। अब सबसे पहला काम जो इसके अंदर हुआ वो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग करो और जो अनफिट कैंडिडेट्स हैं उनको ऑप्शन से जरा बाहर करो। फिर बेटा जी क्या हमें करना है, उनके टेस्ट लेने हैं। कौन कौन से टेस्ट है फटाफट से याद करो? इंटेलिजेंस, ट्रेड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, एक टेस्ट और मैं बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है, ये 5 टेस्ट है। बेटा टेस्ट के बाद एम्प्लॉय को बुलाया जाएगा किस काम के लिए? इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद बेटा हमें क्या चेक करना है? उसका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करो। फिर उसके बाद बेटा हमें आना है फैसले में, जिसको हम बोलेंगे सिलेक्शन डिसीजन। डिसीजन ले लिया आपने कि किसको आप रखना चाहते हो, तो उसका क्या पहले चेक करवाना पड़ेगा? मेडिकल एग्जामिनेशन। बेटा क्या होगा? उसका ब्लड टेस्ट होगा। ठीक है, फुल बॉडी चेकअप होगा देखने के लिए कि एम्प्लॉय को बीमारी वगैरह तो नहीं है। अगर होंगी तो लॉन्ग टाइम में कंपनी के लिए वो कैंडिडेट थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, मतलब उनको फिर लीव के चक्कर में कंपनी का नुकसान होगा। मेडिकली भी फिट है, चलो फिर क्या उसको ऑफर करेंगे? जॉब। और अल्टीमेटली एट द एंड उसके साइन कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी टर्म्स क्लियर होंगी, कितने दिन वो काम करेगा महीने में, कब कब वो ऑफ ले सकता है, कितना टाइम उसको पहले नोटिस देना पड़ेगा अगर उसे रिजाइन करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा दोनों के फेवर में हो, एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी। सिलेक्शन क्लियर। अब आता है जी आखिरी टॉपिक, जिसका बेटा क्या नाम आपका आ जाएगा? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या फर्क होता है दोनों में? ट्रेनिंग आपकी एग्जिस्टिंग पोटेंशियल को बढ़ाएगी ताकि आप कम गलतियों के साथ काम करो। डेवलपमेंट आपको करियर में ग्रोथ देगी और आप वो काम करोगे जिसके लिए आपकी ट्रेनिंग नहीं हो रखी। तो दिस इज बियॉन्ड पोटेंशियल, दिस इज बियॉन्ड पोटेंशियल डेवलपमेंट। बट ट्रेनिंग इज अनलिशिंग योर ट्रू पोटेंशियल, कि आप कहाँ तक जा सकते हो, वो ट्रेनिंग के थ्रू आप पहुंच पाओगे वहां तक। डेवलपमेंट में आप उससे भी आगे जा पाओगे। चलो जी, अच्छा एक चीज और इसके अंदर मैं बोलूंगा, एजुकेशन। एजुकेशन इज द methods and principles which are taught to the candidates at the stage of schooling or maybe at certain institutions. तो वो एजुकेशन है जो थोड़ी सी theoretical होती है। ट्रेनिंग इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल एंड डेवलपमेंट इज कंबाइंड ऑफ वो प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल। सो ये 3 डेफिनेशन भी थोड़ी सी सिलेबस में वो आएंगी। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जरूरी क्या है? बेटा जॉब क्या बहुत आसान होती है कि बिना ट्रेनिंग के काम चल जाए? क्या बहुत पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ताकि गलतियां कम करो। सॉफ्टवेयर के बारे में पहले जानकारी लेनी पड़ती है, पहले आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि किस तरीके से आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देना है। दैट इज वाई ट्रेनिंग जरूरी है। और डिटेल में भी ये वाला आएगा, दोनों मैं तब बताऊंगा। ये आ गया बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बेनिफिट्स टू द। अब जब एक एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेता है तो कंपनी को उससे क्या फायदा है? कंपनी का बेटा एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे, कंपनी ग्रो कर पाएगी ढंग से। हायर पोजीशन के लिए बंदा ट्रेन हो रहा है, आगे चल के आपका सिलेक्शन का खर्चा बचेगा। तो ये सब फायदे हैं जो कंपनी को मिलते हैं एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करवाने के बाद। रिस्क कम होगा, एक्सीडेंट कम होंगे, आपका ही फायदा है। तो वही सब चीजें, ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक लर्निंग है। हिट एंड ट्रायल से तो बेटर ही है। वर्कर को बोल रहे हो चल फैक्ट्री पे चल के काम कर, मशीन पे गलती कर सकता है, आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, सिखाओ पहले मशीन चलती कैसे।
इससे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, ज़्यादा काम करेगा कम टाइम में, प्रॉफिट कंपनी को ही मिलेगा लॉन्ग टाइम में। इसको फ्यूचर में आप अच्छी पोजीशन पे लगा सकते हो कि ट्रेनिंग उसकी अच्छी खासी हो रखी है, इससे उसका मोराइल बढ़ेगा कि भाई मैं ट्रेनिंग होके आ रहा हूँ तो मैं गलतियाँ कम करूँगा। वरना अगर वो कंफ्यूज रहेगा तो वो बहाने ढूंढेगा कंपनी में ना विजिट करने के। ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द, अब रेगुलरली चेंजेस होते रहते हैं तो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी इसीलिए ज़रूरी है ताकि एक्सीडेंट्स के रिस्क कम हो और नई टेक्नोलॉजी के साथ आपकी कंपनी काम करे। इससे एम्प्लॉय को खुद को भी फायदे होंगे। ये ना, अच्छा बाय द वे मैं बोलना चाहूँगा कि आपके चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ट्रेनिंग के क्या फायदे मिलते हैं कंपनी को और ट्रेनिंग के क्या फायदे मिलते हैं एम्प्लॉय को खुद को। बेटा उसकी स्किल्स बढ़ रही है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसके लिए अच्छा है। और बेटा उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी जिसकी वजह से वो आगे चल के शायद थोड़े ज़्यादा पैसे कमा पाए, बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, उसकी परमानेंट सैलरी बढ़ जाएगी। फिर बेटा जी ट्रेनिंग से एम्प्लॉय और ज़्यादा एफिशिएंट होगा, गलतियां कम करेगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे, उसको चोट वगैरह कम लगेंगी और इससे उसकी सेटिस्फेक्शन और मोराइल बढ़ेगा, जिससे अल्टीमेटली रिजल्ट्स कंपनी को ही अच्छे आएंगे, जो हमने बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन में रीड कर लिया था। ठीक है, वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट एजुकेशन वाला एक टॉपिक है जो मैं पहले देख रहा था, मुझे नज़र आया नहीं, बट वो आपके ना बुक के अंदर होगा। वो मैं जब PDF को टेलीग्राम पे डालूंगा और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा। अच्छा आ गया, मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पहले ही डला हुआ। क्या है, 1 नंबर में आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। बेटा ये ट्रेनिंग होती है प्रोसेस जिससे आपकी एप्टीट्यूड स्किल्स को बढ़ाया जाता है, आपकी पोटेंशियल को बढ़ाया जाता है। एजुकेशन क्या होती है, जिससे आपकी नॉलेज को बढ़ाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग को, इट्स मोर ऑफ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। डेवलपमेंट में एक नई अपॉर्चुनिटीज, जो चीज़ें आपने पहले इतनी नहीं सीख रखी, आपको वो चीज़ें सिखाई जाएंगी डेवलपमेंट। तो बाकी आप इसको रीड कर लेना, मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहता, पर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है, बहुत तरीके हैं, सिलेबस में खाली 3 है। ये अच्छी बात है, 2025 के सिलेबस में मैं रिपीट कर रहा हूँ 3 है, वैसे तो टोटल 7-8 है, पर उन्होंने सिलेबस को रिड्यूस करके खाली 3 करवाए, तो 3 सिलेबस में वही करवाएंगे, बाकी पे समय नहीं लगाएंगे। सबसे पहला बेटा आपका आ जाता है कौन सा, अप्रेंटिसशिप। बेटा आपके अप्रेंटिसशिप में होता है, जैसे प्लम्बर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, उनको पहले एक मास्टर वर्कर के अंडर में काम करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। उनको टूल्स में सपोर्ट करेंगे, उनका काम देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो ये ऑन द जॉब है कि वो काम भी कर रहे हैं और साथ साथ उनकी उस्ताद जी ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं कि देखिए इस वायर को इसके साथ जोड़ना है, इसको या इसको स्क्रू को ऐसे खोलना है। दैट इज अप्रेंटिसशिप। दूसरी बेटा आपके सिलेबस में है इंटर्नशिप, जो आप लोग करोगे जब आप कॉलेज में कोर्स कर रहे होगे, डिग्री कर रहे होगे, तो अलॉन्ग विद दैट आपको किसी कंपनी में जाके कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। एक्चुअली वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है, काम इन रियलिटी कैसे करा जाता है, जो कंपनी में सीखेंगे और जो हम कॉलेज में सीखेंगे और जो हम स्कूल में सीख रहे हैं, तीनों रिलेटेड है बट कंप्लीटली सेम नहीं है। ये पहली स्टेज है जो अभी आप लोग ले रहे हो, फिर आप लोग जाके कॉलेज में जाओगे तो वो सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज वो कंपनी देगी आपकी ट्रेनिंग देके। फिर जब परमानेंटली वहाँ पर सिलेक्ट हो जाओगे तो आपकी फिर वो डेवलपमेंट टाइम टू टाइम करते रहेंगे। ठीक है जी, तो ये आपकी 2 इसमें से है ऑन द जॉब से। ऑफ द जॉब से खाली एक बेटा आपके सिलेबस में वेस्टिबल ट्रेनिंग। बेटा ये वेस्टिबल ट्रेनिंग होती है कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना कि एम्प्लॉइज को पहले आप सिखाओ, प्रॉपर मशीन पे काम करने के पहले एक उसको पुरानी मशीन पे काम करके बताओ कि देख इतना मटेरियल डालना है, ऐसे प्रोडक्शन होगी, ताकि अगर कोई मेन मशीन में जब वो काम करे तो गलती ना हो। मेन मशीन पे गलती हो गई तो बहुत मोटा लॉस हो सकता है कंपनी को। कोई पुरानी मशीन है या फिर आपके पास कोई ऐसा मतलब डेमो है जिस पे आप उसको समझा पाओ, दैट इज टू बी डन। बेटा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के पहले उनकी वैक्यूम में ट्रेनिंग होती है, ताकि एकदम से वहाँ पर जाकर उनको शॉक ना लगे कि यार ये तो हम हवा में उड़ रहे हैं और अल्टीमेटली ग्रेविटी खत्म। तो उनको पहले पूरा सिखाया जाता है कि दे विल बी फ्लोटिंग ओवर देयर एंड हाउ दे हैव टू सर्वाइव इन सच एन एनवायरमेंट। तो वर्कर्स को मेन मशीन देने के पहले उनको आप अल्टीमेटली सिखाओ एज अ डेमो टूल। बेटा जो लोग स्टॉक्स का कोर्स करते हैं, शेयर डिबेंचर्स का, तो पहले उनको बेटा एक डेमो सॉफ्टवेयर पे, एक डेमो पे ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो वेस्टिबल ट्रेनिंग है, राइट। जो लोग बेटा अल्टीमेटली मेट्रो के ड्राइवर होते हैं, उनको कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू पहले कंप्यूटर में सिखाया जाता है स्क्रीन पे, फिर कुछ टाइम उनके ट्रायल होते हैं प्रॉपर मेट्रो पे, ठीक है, ताकि तब जाके फिर वो पैसेंजर्स के साथ राइड करें। सो ये वेस्टिबल ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करो कि आप अल्टीमेटली एम्प्लॉय को समझाओ कि ये ऐसे तुम्हें काम करना है एक्चुअली। तो अभी वो जॉब नहीं कर रहे, अभी वो खाली ट्रेनिंग ले रहे हैं। वर्कर्स को बताओ देखो इस टूल को अगर आप इस टूल के साथ अगर आप ज्वाइन करके प्रोडक्ट बनाओगे तो ये इसका रिजल्ट आएगा। सो दैट इज वेस्टिबल ट्रेनिंग। और जब उसकी वो ट्रेनिंग हो जाए फिर आप बोलो अब तो काम शुरू करते हैं, अब तेरे को चेयर बनानी आ गई तो अब चेयर बना। पहले उसको आप टूल्स के साथ सिखाओ, ठीक है, वो काम नहीं कर रहा, वो खाली सीख रहा है। एंड वंस ही इज डन विद इट तो अब तो चल प्रॉपर, अब तो ढंग की चेयर मुझे बना के देगा। एंड दैट्स हाउ दे हैव टू डू इट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है,
अब क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को अपने टेबल में बेटा रजिस्टर रख लेना है, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा वो भी रेडी रहे विद द रजिस्टर एंड पेन। 50 मार्क्स टेस्ट, करेक्ट आंसर +5, रॉन्ग आंसर -1, अनअटेम्प्ट 0, प्लीज रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो तीनों ट्रेनिंग क्लियर है। अप्रेंटिसशिप सेमी स्किल्ड काम के लिए प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन। इंटर्नशिप स्टूडेंट्स की होती है इन द एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट, जो कॉलेजेस टाई अप होते हैं विद द वर्किंग इंस्टीट्यूट्स, जो मतलब अल्टीमेटली कंपनीज है उनके साथ कैंपस टाई अप हो जाता है, ताकि वो वहाँ पर जाके स्टूडेंट्स को पिक करें, सिलेक्ट करें, जिससे प्लेसमेंट रेट कंपनी का इंप्रूव, कॉलेज का इंप्रूव हो, और आगे चल के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उस कंपनी में, मतलब उस अल्टीमेटली कंपनी में भी और कॉलेज में भी अप्लाई करें। बेटा जो कंपनी जिस कॉलेज में जाएगी, ज़्यादातर बच्चे भी उस कॉलेज में और कंपनी के मेंबर बनने में इंटरेस्टेड होंगे। फिर बेटा आपका था लास्ट में जो हमने करा वेस्टिबल ट्रेनिंग, वर्कर को वो टूल्स वैसी मशीन में ट्रेनिंग दो जिसमें वो एक्चुअली आगे चल के काम करेगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्क्रीन पर डालें। आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर रेडी विद द रजिस्टर्स एंड पेन। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपकी आ गया है। बेटा ये मेथड वो होता है ट्रेनिंग का जिसमें एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाता है क्लासरूम के अंदर, और एम्प्लॉइज को बोला जाता है कि सेम मटेरियल, फाइल, इक्विपमेंट आप यूज करोगे डे टू डे में। तो ये कौन सी टाइप ऑफ ट्रेनिंग है बताइए? खाली 2 सेकंड मिलेंगे आपको इसके लिए, तो 1 और 2। बेटा मैंने अभी ये बताया था आपको, ये वेस्टिबल ट्रेनिंग है। बेटा एक बच्चे का मुझे गलत आंसर सुनाई देगा बेटा, वो बच्चा बेटा तरीके से -1 रिकॉर्ड कर ले। अब अल्टीमेटली ये वेस्टिबल क्यों है? क्योंकि बेटा उसको एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट, बेटा ये तो पूरा कीवर्ड आ गया, उनको वो फाइलें, उनको वो पीपीटी, उनको वो सब दे दिया हाथों में कि ये तुम यूज करोगे, तो उन्होंने वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, ये वर्क एनवायरनमेंट है। तो दिस ट्रेनिंग इज सेड टू बी वेस्टिबल ट्रेनिंग। बेटा क्लासरूम देख के इंटर्नशिप मत बोल देना, उन्होंने कहीं पर भी अरेंज करा, बट जो वर्क एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट करा वो एक्चुअल एनवायरनमेंट वो आगे चल के फेस करेंगे। दैट इज द वेस्टिबल वे ऑफ ट्रेनिंग। ये ऑफ द जॉब, अभी वो काम कर नहीं रहे हैं, अभी वो खाली काम इंटर्नशिप में वो साथ साथ काम करेंगे, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, और ये वाली ऑफ द जॉब होती है। चलिए आगे +5 बच्चों ने रिकॉर्ड कर लिया जिनका जवाब सही था। द नेक्स्ट स्टेप इन सिलेक्शन प्रोसेस, तो सवाल किससे है? सिलेक्शन के प्रोसेस से है। आफ्टर सिलेक्शन, एक बार आपने डिसीजन ले लिया एम्प्लॉय का, तो आप उसके बाद क्या फैसला लेते हो? उसको जॉब ऑफर देने का, मेडिकल एग्जामिनेशन का, सिलेक्शन टेस्ट का, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का? 3 सेकंड बेटा हम आपको दे रहे हैं, 1 2 3 होते हैं बेटा। बेटा हमें उसको फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाना है, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जाकर हम उसको ऑफर करेंगे जॉब, और आखिरी में साइन करवा लेंगे उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। शाबाश। चलिए आगे बेटा जी अगला सवाल है, द एक्टिविटीज whose outcome not only improve the job performance but also helps। अब हो क्या रहा है, ऐसी एक्टिविटीज जिससे खाली एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती है, बट उसको प्रोग्रेस मिलती है, मैच्योरिटी मिलती है, और वो अपनी पोटेंशियल को एक्चुअली अचीव कर पाता है। तो क्या वो ट्रेनिंग है, एजुकेशन डेवलपमेंट है, या परफॉर्मेंस अप्रेजल है? 3 सेकंड बेटा जी देंगे हम आपको। तो बेटा इसका सही जवाब है ट्रेनिंग। एम्प्लॉय को उसकी पोटेंशियल तक लेके जाने को हम बोलते हैं ट्रेनिंग। और अगर इस सवाल में ऑप्शन होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो बेसिकली वुड हैव गॉन फॉर बोथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सीबीएसई में ये पूछा गया सवाल है, इसका जवाब है ट्रेनिंग। 2023 में आया था, अभी जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तब से बहुत पुराना सवाल नहीं है ये, ट्रेनिंग इसका सही जवाब है। बेटा जी पहली स्टेटमेंट में हमें क्या बताया गया है? ट्रांसफर में ना वर्टिकल शिफ्ट करा जाता है जी एम्प्लॉय को, और जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स शॉर्ट नोटिस पे प्रोवाइड कर देते हैं। बेटा क्या इन दोनों ही स्टेटमेंट में से दोनों ही स्टेटमेंट सही है? क्या दोनों स्टेटमेंट ही गलत है? क्या पहली सही है दूसरी गलत है, या पहली गलत है दूसरी सही है? 3 सेकंड बेटा जी हम आपको देंगे, ज्यादा नहीं देंगे इसके लिए, 1 2 और 3। बेटा जी ट्रांसफर थोड़ी वर्टिकल शिफ्ट होता है, वो तो प्रमोशन होता है। ट्रांसफर तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है सेम लेवल पे, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हमें शॉर्ट नोटिस पे वर्कर्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बेटा इसमें सही बैठ रहा है? ये बेटा 1 वाली तो फॉल्स थी, इस बात से हम सहमत है, और सेकंड स्टेटमेंट बेटा ट्रू थी, इस बात से भी हम सहमत है। वी विल गो विद ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं आप सबके साथ। अगला स्टेप जो होता है सिलेक्शन में आफ्टर दी जॉब ऑफर, एक बार बेटा जॉब ऑफर होगी फिर तो कुछ बचा ही नहीं। बेटा इसमें मैं खाली 2 सेकंड दूंगा, 1 और 2। बेटा आंसर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थोड़ा सा हिंट चलो मैंने भी दे दिया, मुझे देना नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी। तो सवाल ये था कि एक बार जॉब ऑफर हो गई एम्प्लॉय को, फिर लास्ट में क्या साइन हो जा रहा है उसके साथ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से बोनस हो गया है, आगे से बेटा हम ध्यान रखेंगे। डैश इज द मेरिट ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। घर की बात घर में ही रहने से क्या फायदा होता है? बहुत फायदे होते हैं बेटा। अपनी बात बेटा बाहर के लोगों को कभी बताना, अपनी बात बेटा आप अपनों तक ही रखना, और हो सके तो बिल्कुल खुद तक ही रखना। इंक्रीज इन मोटिवेशन बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहेगा, दोनों बातें रहेंगी।
यंग ब्लड आने से रुक जाएगा। 3 सेकंड्स आपको दे देते हैं, चलिए 1 2 और 3। बेटा अगर किसी समझदार बच्चे को बेटा ये लगा था तो बेटा वो तो बिल्कुल गलत था, क्योंकि उन्होंने मेरिट पूछा है, चाहे तो स्टॉप हो गया तो वो तो डीमेरिट है। बेटा लोग भी खुश रहेंगे और बेटा सुख शांति मेंटेन रहेगी कि लोग बहसबाजी नहीं करेंगे, तो बेटा इसमें करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। चलिए आगे बात करते हैं। बेटा एक कंपनी के आरपी इन्फोटेक लिमिटेड ने डिसाइड करा कि पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे क्वालिफाइड पर्सनल को रिक्रूट करने के लिए, अलग अलग टेक्निकल जॉब के लिए नई ब्रांच खोली है उन्होंने सूरत में, गुजरात में। फिर बेटा कौन सा रिक्रूटमेंट का सोर्स इन्होंने अप्लाई करा है, जवाब दे दीजिए। 2 सेकंड से ऊपर आपको जवाब के लिए नहीं मिलेंगे, 1 और 2 टाइम होता है खत्म। जवाब है कैंपस रिक्रूटमेंट। जब नाम आपने सुना था क्या, कॉलेज, तो बेटा सवाल वहीं खत्म हो गया था, कैंपस रिक्रूटमेंट। चलिए आगे 3 क्वेश्चन बचे हैं, 8वां 9वां 10वां। बेटा एक एचआर मैनेजर है सुविधा प्राइवेट लिमिटेड में, उन्हें अपॉइंट करना है एक सेल पर्सन स्टोर के लिए। कस्टमर आते हैं स्टोर में, अलग अलग नेचर के होते हैं, उनको ऐसा बंदा चाहिए जो सेल्स पर्सन जो मैच्योर हो, इमोशन के साथ ढंग से डील कर पाए, जो अलग अलग कस्टमर आएंगे। कौन सा टेस्ट उन्हें इस पर्पस के लिए कंडक्ट करना चाहिए। 3 सेकंड आपको दे रहे हैं सवाल के लिए, 1 2 3। तो बेटा उन्हें पर्सनैलिटी टेस्ट करना चाहिए कि कौन सा कस्टमर किस इमोशन के साथ आ रहा है, कौन गुस्से में है, कौन मॉडरेट नेचर के साथ है, कौन बहुत एक्साइटेड होकर आ रहा है। एक्साइटेड कस्टमर को कन्वर्ट करना बहुत आसान है, मॉडरेट कस्टमर को कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, और जो कस्टमर ऑलरेडी अपसेट होकर आ रहा है उसको कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। सो ये चीज़ें वो टेस्ट करना चाहेंगे कि अगर एक कस्टमर आया, उन्होंने बोला थोड़ा गुस्से में आके, तो मतलब ऐसा कुछ पर्सनैलिटी उससे पता लगेगी उस कैंडिडेट की जो सेल्स पर्सन की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है। चलिए आगे 2 सवाल और बचे हैं। अभी तक उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों के सारे सवाल सही होंगे या ज़्यादा सही होंगे। एक कंपनी का कस्टम है, क्या कस्टम है, क्या मना नहीं करेंगे किसी को भी जो हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेगा, तो क्या सबको जॉब दे देंगे जो भी आएगा, बहुत बड़ी कंपनी हम सब चलते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है। रेदर इट गेट्स द एप्लीकेशन एंड टेल्स द कैंडिडेट कि जब भाई जगह होगी तो बता देंगे आपको जी, आपको फोन कर देंगे। इन दिस वे कंपनी ने एक्वायर करा डेटाबेस, उन्होंने डेटा लिख लिया रजिस्टर में या कंप्यूटर में, जब जरूरत पड़ेगी डेटा खोलेंगे और कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, पैसा बच जाएगा, ना उन्हें करना पड़ा ऐड, ना उनको जाना पड़ा किसी कॉलेज, ठीक है, डेटाबेस से काम चल गया। तो बताइए कौन सा सोर्स उन्होंने रिक्रूटमेंट का यहाँ पर फॉलो करा है। 3 सेकंड हम आपको दे रहे हैं, 1 2 3, बताइए जवाब, कैजुअल कॉमर्स। तो कैजुअली लोग वहाँ आते हैं, अप्लाई करते हैं, और जो कैंडिडेट्स का डेटा उनके पास रहता है वो वहाँ से फ़ोन करके उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आउट कर लेते हैं। दिक्कत इसमें यही होती है अगर डेटा आउटडेटेड है तो इट विल नॉट वर्क आउट टू बी वेल। आखिरी सवाल, और जितना अभी तक रिस्पॉन्स आया मुझे अच्छा लगा। बेटा कंपनी का नाम काफ़ी फनी है, नहीं रीड करेंगे। द कंपनी हैड अ फंक्शन स्ट्रक्चर विद 4 मेन फंक्शंस। क्या क्या काम है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR। As the demand of the product grew, the company decided to hire more employees। तो बेटा डिमांड ज़्यादा होगी तो कंपनी ने कहा कि अब हमें और लोगों की ज़रूरत है, अच्छी बात है। आइडेंटिफाई, कौन सा कंसेप्ट HR मैनेजर की मदद करेगा टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने में जो जरूरी है परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरीके की जॉब जो ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएंगे। बताइए जवाब, वर्कलोड, स्टाफिंग, वर्कफोर्स, बोथ, PNC। 30 सेकंड बेटा जी हम आपको दे रहे हैं, 1 2 3। आप में से कुछ बच्चों का जवाब हो सकता है वर्कफोर्स, बट यहां पर हमें आइडेंटिफाई करना है नेसेसरी कितना रिक्वायर्ड है, तो बेटा वी विल गो विद वर्क लोड एनालिसिस। हाँ जी, सो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टी के साथ अपना स्कोर डेफिनेटली बताइएगा। वुड लव टू सी योर स्कोर्स। वीडियो अच्छी लगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब चैनल को। दैट्स इट फॉर स्टाफिंग।